कि सर्वाधिक नदी डॉल्फिन यूपी के अंदर देखी गई है, उसके बाद बिहार के अंदर देखी गई है और उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर देखी गई। BR गवई के बारे में एक खास बात आपको जो ध्यान रखनी है, स्टार लगा करके ध्यान रखनी है, वो बात यह है BR गवई साथियों दूसरे नंबर के दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये आपका धरातल है और यह हवा में मान लो कि आपका एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। एयरक्राफ्ट का नाम है LCA तेजस। क्या नाम है? LCA तेजस MK1। ये LCA तेजस MK1 जो एयरक्राफ्ट है साथियों, इसको बोला जाता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। अपन बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण लद्दाख में होता है और लद्दाख ही इसको जीतता है। दूसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? दूसरे चरण का आयोजन आपके गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। यानी कि वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए और थल सेना के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर बजट पेश किया गया, उनके लिए यहाँ पर पैसा आवंटित किया गया। जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। आज हम लोग जुड़े हैं दोस्तों वापस फिर से राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। पूरे संपूर्ण मार्च महीने का नेशनल करंट अफेयर्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास आपके पटवार का जो एग्जाम होना है आपके 11 मई को, इस एग्जाम को टारगेट करके स्पेशली बनाई गई है। वैसे पटवार के लिए आपके मैराथन क्लासेस भी अपने इसी चैनल पे शुरू होने वाली है। आज कल शाम से ही आपको राजस्थान पॉलिटी की, उसके बाद में मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हर एक सब्जेक्ट की लगभग 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन क्लासेस मिलने वाली है, जिनके अंदर हम संपूर्ण सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। एक तरीके से आपके पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास एक तरीके से आप स्टार्टअप क्लास समझ लो आपकी। हालांकि करंट अफेयर्स अपन पिछले 7 महीने का डिस्कस करने वाले हैं 25 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, और उसकी फाइल भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आज की जो क्लास है स्पेशली मार्च महीने के लिए है साथियों। जो आपके 2025 का मार्च महीना था, मार्च महीने में जितनी भी नेशनल घटनाएं हुई है, चाहे स्पोर्ट्स के कोई इवेंट हुए हैं, चाहे कोई पुरस्कार मिले हैं, चाहे किसी प्रकार के कुछ समझौते हुए हैं सरकार और राज्य सरकार के बीच में, चाहे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस निकल करके आए, हर एक चीज के ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी की अपन शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के लिए भारत के कितने नए स्थलों को हाल ही में संभावित सूची में शामिल किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? देखो दोस्तों, आप यूनेस्को के बारे में तो जानते ही हो। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये साथियों संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर को, यानी कि संस्कृति को, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको संरक्षित रखने के लिए दुनिया भर के अंदर काम करती है ये संस्था। और इस संस्था के से साथियों विश्व धरोहर जो स्थल है, उन विश्व धरोहर की सूची जारी की जाती है। इस विश्व धरोहर की सूची के अंदर भारत के लगभग 43 स्थल ऑलरेडी है। देखो, दो प्रकार की सूची होती है, एक तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची होती है और एक इन विश्व धरोहर स्थलों के लिए टेंटेटिव लिस्ट जारी की जाती है, संभावित सूची जारी की जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये टेंटेटिव लिस्ट में और धरोहर सूची में क्या फर्क है? तो देखो, जो धरोहर सूची के अंदर 43 स्थल है भारत के, जिसमें से आपके 35 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 आपके प्राकृतिक स्थल है और 1 आपके मिश्रित स्थल है। इस प्रकार से टोटल 43 जो स्थल है वो आपकी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है भारत के। अब ये जो टेंटेटिव या जो संभावित सूची के अंदर साथियों नए स्थलों को शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो अभी वर्तमान में कुल 6 स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया गया है। और जो स्थल संभावित सूची में शामिल हुए हैं, आगे चल करके यही स्थल इस पूरी वाली लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। यानी कि उनको डायरेक्ट विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने से पहले टेंटेटिव लिस्ट यानी कि संभावित सूची में शामिल किया जाता है कि हाँ आगे चल करके हम इनको विश्व धरोहर स्थल शामिल करेंगे। तो इसने सवाल में आपसे ये पूछा है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है उसमें शामिल होने के लिए भारत के कितने नए स्थलों को हाल ही में संभावित सूची में या फिर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। तो याद रखोगे आप, टोटल कितने 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार का करंट अफेयर्स अभी आपसे पूछा जा रहा है उसके अनुसार एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल नहीं है जो संभावित सूची में शामिल हुआ है। तो आपको इन 6 के 6 स्थलों के नाम भी ध्यान रखने हैं। देखो, 6 स्थलों में एक तो आपके छत्तीसगढ़ का है साथियों, जिसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ का है और इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है।
एक है आपके मुद्रगल मेगालिथिक मेनिहर, ये आपके तेलंगाना का है, इसको भी शामिल किया गया। एक आपके साथियों अशोकन एडिक्ट साइट्स है, ये कई राज्यों के अंदर, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो मौर्य मार्गों के अंदर, यानी कि जो मौर्य मार्ग में आने वाली साइट्स है, अशोकन एडिक्ट साइट्स, इन साइट्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। एक आपके जो 64 जोगिनी मंदिर है, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, अलग अलग जगह पर बने हुए 64 जोगिनी जितने भी मंदिर है उनको भी शामिल किया गया है आपके टेंटेटिव लिस्ट में। एक आपके जो नॉर्थ इंडिया के गुप्त मंदिर है, इन गुप्त मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया है। एक आपके जो बुंदेलों के महल है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, इनको भी आपके टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जारी कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। और ये लिस्ट साथियों आपकी जारी कब होती है? 7 मार्च 2025 को ये लिस्ट जारी होती है, जिसके अंदर इन 6 स्थलों का नाम आपको दिया जाता है। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो यूनेस्को की संभावित सूची है, टेंटेटिव लिस्ट है, इसके अंदर तो 6 स्थल जोड़े गए हैं, ये वाले 6 स्थल है। लेकिन इससे पहले अपन ने बात करी थी कि वैसे भारत के पास कितने स्थल है टोटल? वैसे भारत के पास टोटल 43 स्थल है। इन 43 स्थलों में से मैंने आपको बताया 35 तो आपके कल्चरल है, सांस्कृतिक, 7 आपके प्राकृतिक है और 1 आपके मिश्रित है। मिश्रित वाला कौन सा है? तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम वाला, ये आपके मिश्रित के अंदर है। और जो प्राकृतिक में है, इन प्राकृतिक का नाम आपके सामने है। इन प्राकृतिक वालों में से एक आपके राजस्थान से भी है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, यह है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर जो है अपना राजस्थान का, 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया था। बाकी काजीरंगा है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम वाला, सुंदरवन आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी घाट है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, ये 7 टोटल जो है प्राकृतिक स्थलों की सूची में शामिल है। प्राकृतिक स्थलों की सूची में किनको शामिल किया जाता है? तो उन स्थलों को शामिल किया जाता है जिनका प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव हो। जैसे ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरीके से नेचर की गोद है, ये प्रकृति की गोद के अंदर बसे हुए सारे के सारे प्राकृतिक उद्यान हैं, जिनको प्राकृतिक सूची में शामिल किया है। मिश्रित सूची के अंदर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्राकृतिक में भी आ जाता है और सांस्कृतिक के अंदर भी आ जाता है, इसलिए इसको मिश्रित सूची में शामिल करा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो 35 आपके सांस्कृतिक स्थल है ना, इन 35 सांस्कृतिक स्थलों के अंदर एक स्थल आपको याद रखना है, अहोम राजवंश जो था आपके असम के अंदर, उसके अंदर असम के जो मोइदम है, उन मोइदम को हाल ही में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। तो ये जो मोइदम है, ये तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में संपूर्ण रूप से शामिल हुए हैं। और इनके शामिल होने के बाद में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई भारत में? तो वो 43 हो गई थी, 43 हो गई थी। और ये असम के जो आपके अहोम राजवंश के साथ ये मोइदम है, कौन से राजवंश के, ये भी आपको ध्यान रखना है, अहोम राजवंश के एक तरीके से साथियों जो कब्र है, उन कब्रों को नाम दिया गया है क्या? असम के मोइदम। एक तरीके से इनको असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो असम के मोइदम है, इनको सांस्कृतिक सूची के अंदर विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। इनके शामिल होने के बाद में इन स्थलों की संख्या कितनी हो गई थी? 43 हो गई थी। अब यहाँ पर आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है साथियों, ये आपके असम के अहोम राजवंश के क्या है? आपके असम के मोइदम है, जिनको शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ और फोटोज आपके सामने हैं, ये जितने भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल है, जैसे आपके केवलादेव घना पक्षी उद्यान आपको दिख रहा होगा, भरतपुर वाला राजस्थान का, प्राकृतिक के अंदर आपके विश्व धरोहर स्थलों की सूची के अंदर शामिल है। ये बहुत सारे स्थल साथियों भारत के, जिनको की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और इन स्थलों का क्या किया जाता है साथियों? इंटरनेशनल लेवल पर इनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की परंपरा का, यहाँ की शिल्प कला का संरक्षण किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये आपके था, जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है, ये 6 के 6 जो साथियों हैं आपके संभावित सूची में शामिल हुए हैं। एक आपके छत्तीसगढ़ से है, एक तेलंगाना से है, बाकी आपके अलग अलग राज्यों के अंदर आने वाले अशोकन जो एडिक्ट साइट है उनको शामिल किया है। 64 जोगिनी मंदिर आपको आसानी से याद रह जाएगा। एक आपके गुप्त मंदिर है और एक बुंदेलों के महल है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस प्रकार से आपको इन 6 का नाम याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या कहना चाह रहा है अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, ये बात कर रहा है दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद, यानी कि डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, DAC की ये बात कर रहा है। ये जो आपकी रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसने कितने करोड़ रुपए के 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को 20 मार्च 2025 को स्वीकृति दी है। रक्षा मंत्री आपको पता है कौन है? रक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के राजनाथ सिंह हैं। उनके अध्यक्षता के अंदर साथियों एक परिषद जिसका नाम है डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, ये जो DAC के नाम से जिसको आप जानते हो, जिसको आप रक्षा अधिग्रहण एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है अधिग्रहण परिषद, इस परिषद की अध्यक्षता आपके राजनाथ सिंह जी ने की थी। और इस परिषद के अंदर क्या बात निकल करके आई थी? टोटल
8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को क्या दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी, मंजूरी दी गई थी। यानी कि वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए और थल सेना के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो यहां पर बजट पेश किया गया, उनके लिए यहां पर पैसा आवंटित किया गया। तो ये कह रहा है कि इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। तो कितने करोड़ रुपए के ये प्रस्ताव थे, 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव जो थे, ये टोटल आपके 54,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव थे साथियों, जिनको राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में क्या दे दी है, स्वीकृति दे दी है। तो आपकी जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह जी ने करी थी। 54,000 करोड़ रुपए के टोटल 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कब मिली थी, 20 मार्च 2025 को। जो प्रमुख स्वीकृतियां मिली है तीनों सेनाओं के लिए वो देखो एक बार। जो भारतीय सेना के लिए है साथियों, ये T-90 जो टैंक है, उन टैंकों के लिए, उन्नत इंजन के लिए इस यहां पर स्वीकृति मिली है, पैसा आवंटित हुआ है। भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टोरपीडो, टोरपीडो क्या होता है, वरुणास्त्र इसका नाम रखा गया है। टोरपीडो बेसिकली साथियों समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं उन जहाजों से छोड़ी जाने वाली एक तरीके की ये मिसाइल होती है टोरपीडो, जो कि गहरे समुद्र के अंदर जाकर या फिर वायु में जाकर या स्थल पर जाकर कहीं पर भी जाकर के अपने लक्ष्य को भेद सकती है। उतल फुतल जल के अंदर जाकर के भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है, ये आपकी टोरपीडो होती है। इस टोरपीडो को स्वीकृति मिली है नौसेना के लिए। और भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान प्रणाली जो है इसको स्वीकृति दी गई है। टोटल कितना, 54,000 करोड़ रुपए के 8 पूंजी प्रस्तावों को क्या मिला है, यहां पर स्वीकृति मिली है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहा है ये, पीपीपी, ट्रिपल पी मॉडल की बात कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, हरित अपशिष्ट यानी कि जो आपका हरा कचरा होता है, उस हरे अपशिष्ट को, उस वेस्ट का प्रसंस्करण करने के लिए एक संयंत्र का शुभारंभ किया गया है मार्च 2025 में। यह संयंत्र का शुभारंभ कहां पर किया गया, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आप जानते ही हो साथियों, ये हालांकि हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की अगर स्थापना हुई है तो ये स्वच्छ भारत मिशन, जो शहरी वाला मिशन है, उस मिशन के तहत ये इस संयंत्र की स्थापना की गई है। और इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर, इस शहर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखोगे, हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कहां होती है, इंदौर के अंदर। और इंदौर आपका कहां है, ये इंदौर है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और ध्यान रखोगे मध्य प्रदेश का जो साथियों एक स्थल है उसको आपकी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। अब देखो, ये जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण है, मार्च 2025 में इंदौर के अंदर इसको स्वीकृति मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी वाला है, इसके तहत इस मिशन को शुरू किया जाता है। इसको स्टार लगा के रख लो, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना जो इंदौर में की गई है वो कौन से मिशन के तहत की गई है, इसमें प्रधानमंत्री की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है, अलग अलग मिशन चल रहे हैं, उनमें से किसी भी मिशन का नाम दिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है स्वच्छ भारत जो शहरी वाला मिशन है उसके तहत जो है जारी की गई है। और जो बिचौली हप्सी मध्य प्रदेश के अंदर आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 55,000 वर्ग फीट की भूमि जो है साथियों, उस भूमि के ऊपर यह संयंत्र निर्मित किया जाएगा। और इस संयंत्र की स्थापना, इसका संचालन और इसका रखरखाव का काम कौन करेगा, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है साथियों, इसके द्वारा इसका रखरखाव भी किया जाएगा और इसका संचालन भी किया जाएगा और इसकी स्थापना भी की जाएगी। इसका नाम याद रख लेना, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये आपके हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रहा है, कहां पर, मध्य प्रदेश के और भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अंदर। और इस संयंत्र का स्थापना करने का काम, संचालन करने का काम आपके जो है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज करेगी। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी वाला है उसके तहत इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सवाल अगला, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 के तहत अवैध घुसपैठ करने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, आप्रवास और विदेशी विधेयक, ये एक विधेयक जो है आपके संसद के अंदर पेश किया गया है, आप्रवास और विदेशी विधेयक। इस विधेयक के तहत क्या, अपनी जो भारतीय सीमा है, जैसे अपना ये जो प्यारा भारत देश है, देखो भारत का नक्शा बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा बन जाए।
ये जो अपना प्यारा भारत देश है, इस प्यारे भारत देश की साथियों बाउंड्रीज है, ये जो आपका पूर्वी भारत है, इधर आपके उत्तरी में चीन है, इधर आपके ये आपका पूर्वी है, पश्चिमी में आपके राजस्थान है, इधर दक्षिण में आपके हिंद महासागर है पूरा का पूरा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है। अब इस भारत की सीमा से किसी और देश से, जैसे मान लो कि बांग्लादेश से कोई व्यक्ति है, या फिर नेपाल से, भूटान से कोई व्यक्ति है भारत के अंदर आता है, चाइना से कोई व्यक्ति या फिर म्यांमार से कोई व्यक्ति भारत में आता है, तो वो अवैध घुसपैठ करने की अगर कोशिश करता है, अवैध घुसपैठ का मतलब उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के वो भारत की बाउंड्री को पार करके भारत के अंदर आता है और भारत में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करना हो या फिर किसी तरह का बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, अवैध तरीके से वो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अगर भारत में उसने एंट्री ली है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको सजा भी दी जाएगी। 5,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये जो आपका अप्रवास और विदेशी विधेयक जारी किया गया हाल ही में, इसके तहत आपने साथियों हाल ही में एक मूवी देखी होगी जाट, सनी देओल स्टार कास्ट मूवी है जाट। इस जाट मूवी के अंदर जो विलन है, उसके अंदर जो राणा तुंगा, आपने देखा होगा उस राणा तुंगा की जब स्टार्टिंग में एंट्री दिखाई जाती है तो वो श्रीलंका से भारत में अवैध तरीके से एंट्री लेता है बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो उसको जो आपकी गोल्डन ब्रिक्स होती है उनके लालच में उसके अवैध डॉक्यूमेंट बना करके उसको भारत में एंट्री दे देते हैं और फिर आगे चल के वो कितना कुछ गलत करता है। हालांकि ये एक मूवी है, लेकिन ऐसा बहुत जगह पर रियल लाइफ के अंदर भी होता है, रियलिटी के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे करप्ट लोग जो है गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके गलत लोगों को अपने देश के अंदर एंट्री दे देते हैं और वो लोग यहाँ आकर के हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को, हमारी परंपरा को, हमारे संसाधनों को जीर्ण शीर्ण करते हैं, उनका गलत दुरुपयोग करते हैं। तो इस मूवी के अंदर जो आपको दिखाया गया उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस वाले विधेयक को कि इसमें साथियों जो अवैध घुसपैठ करने वाले होंगे उनके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो 5 लाख रुपए का जुर्माना प्लस 5 साल की सजा, इसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ में जान लेते हैं। आप्रवास और विदेशियों से संबंधित ये विधेयक है 2025 का। 11 मार्च 2025 को ये पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर और लोकसभा में ये 27 मार्च 2025 को पूरे तरीके से पारित हो जाता है। भारत में जो विदेशियों का प्रवेश होता है, यानी कि जो भारत के मूल नागरिक नहीं है ना, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनका प्रवेश, उनका भारत में निवास और वापस यहां से प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए ये मौजूदा जो 4 कानून है, इन चारों कानूनों को क्या किया गया है, निरस्त किया गया है और इनकी जगह पर नई चीजें, नए प्रावधान किए गए हैं। तो ये 4 कानून कौन कौन से हैं जिनको निरस्त किया गया है, ये भी जान लो। जो एक आपका पासपोर्ट अधिनियम था भारत में प्रवेश से संबंधित 1920 का, एक तो इसको निरस्त कर दिया गया। एक आपके विदेशियों का पंजीकरण जो अधिनियम था 1939 का, इसको भी निरस्त कर दिया। और विदेशियों का अधिनियम जो 1946 वाला था, इसको भी निरस्त किया है। और आपके अप्रवासन वाहकों की देयता जो अधिनियम 2000 वाला था, इसको भी निरस्त कर दिया। तो टोटल 4 अधिनियमों को निरस्त किया गया है इस विधेयक के तहत और नए प्रावधान किए गए हैं। नए प्रावधानों में क्या बात बोली है, आप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग को कानूनी अधिकार दिया गया। यानी कि कोई विदेशी यहां आता है और वो किसी तरह की ट्रैकिंग करना चाहता है विदेशी पंजीकरण करवा के या वीजा से, तो वो एक तरीके से कानूनी रूप से लीगल हो गए, कानूनी रूप से उन सारी चीजों की जांच होगी। और 700 से अधिक जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉडल DPM की स्थापना की जाएगी, इसको शुरू किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉडल है साथियों, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉडल के तहत ये लोग क्या करेंगे, हर एक जिले के अंदर जो भी लोग हैं, अगर कहीं पर शंका जाहिर होती है तो उन लोगों की छानबीन करेंगे, उनकी जांच करेंगे, अगर उनके पास नेशनल सिटीजनशिप या फिर इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो। और तीसरी बात, बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की तो जेल और 5 लाख रुपए का उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना। तो ये आप 5-5 याद रख लेना, 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल। ऐसे समझ लो कि राणा तुंगा के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा है। राणा तुंगा से याद रखोगे, आपको आराम से ये आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक जो है याद रह जाएगा। अब सवाल अगला अपने सामने, मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई। आपको पता होगा दोस्तों, नदी डॉल्फिन की ये बात कर रहा है। नदी डॉल्फिन ये बेसिकली सतत रूप से प्रवाहित होने वाले जल के अंदर ही पाई जाती है। और आपको पता है भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां पर आपकी गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, यमुना नदी भी है। इन नदियों के अंदर आपकी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी के अंदर। तो ये देश की पहली ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा साथियों हाल ही में प्रस्तुत की गई है।
इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात निकल करके सामने आई है? इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि भारत की नदियों के अंदर जो ये आपकी नदी डॉल्फिन है, ये कितनी संख्या के अंदर पाई जाती है और कौन कौन से राज्यों के अंदर कितनी कितनी डॉल्फिन पाई जाती है। तो सवाल में इसने पूछा है कि जो पहली, क्योंकि ये पहली है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है और ये नेचर से जुड़ी हुई भी है, एक तरीके की रिपोर्ट तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से सवाल बन सकता है। ये पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट है। अनुमान रिपोर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि नदी के अंदर घुस करके तो किसी ने मछलियों को गिना नहीं, डॉल्फिन को गिना नहीं, फिर सैटेलाइट के माध्यम से, जो अंतरिक्ष में लगी हुई अपनी सैटेलाइट है उनके माध्यम से इन नदी डॉल्फिन जो है साथियों, इनकी काउंटिंग की गई। तो ये एक अनुमान लगाया गया है, सटीक रूप से इनकी काउंटिंग नहीं हुई है। और ये जो सर्वाधिक नदी डॉल्फिन, ये पूछ रहा किस राज्य में पाई गई है, तो सर्वाधिक पाई गई है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। और कौन सी नदी के अंदर पाई गई है? आपको पता है गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो गंगा नदी के अंदर ये डॉल्फिन देखी गई है। दूसरे नंबर पर आता है आपके कौन? बिहार। बिहार के अंदर भी नदी डॉल्फिन की संख्या पाई गई है। अब अपन बात करें तो ये रिपोर्ट जारी कब होती है? 3 मार्च 2025 को जारी होती है। इस रिपोर्ट का ये पहला संस्करण है। ये याद रखो कि कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। ये जो नदी डॉल्फिन का काउंटिंग का सर्वेक्षण किया गया कितने राज्यों के अंदर? 8 राज्यों के जो 28 नदियां हैं, उन 28 नदियों का कितना किलोमीटर एरिया? 8500 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र उनका इसके अंदर लिया गया और 3150 दिन, 3150 दिन इसके अंदर लगाए गए। अब देख लो, इतने दिन लगा करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है दोस्तों। और किसने तैयार करा है? तो आपके जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून के अंदर, इस संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में यह चीज निकल करके सामने आई है कि भारत के अंदर साथियों कुल नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327 इन नदी डॉल्फिन की संख्या है। गंगा की मुख्य जो नदी डॉल्फिन है उसके अंदर साथियों 3275 डॉल्फिन काउंट की गई है। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के अंदर 2414 डॉल्फिन काउंट की गई है। और राज्यवार अगर अपन देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है 2397, बिहार दूसरे नंबर पर है 2220 और पश्चिम बंगाल में आपके 815 नदी डॉल्फिन देखी गई है। आपको बस ये याद रखना है क्रम कि सर्वाधिक नदी डॉल्फिन यूपी के अंदर देखी गई है, उसके बाद बिहार के अंदर देखी गई है और उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर देखी गई है। काउंटिंग याद रखना चाहो तो एक तो टोटल काउंटिंग ये याद रखनी है आपको, 6327 टोटल नदी डॉल्फिन देखी गई है। क्योंकि यहां से जब एग्जामिनर सवाल थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा तो इस नदी डॉल्फिन रिपोर्ट को पूरा घुमा देगा, आपसे नंबर्स भी पूछ सकता है। एक तो कौन जारी करता है, तो जारी कौन करता है ये आपको ध्यान रखना। देहरादून का जो आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान है ये इसको जारी करता है। कब जारी की गई ये रिपोर्ट? तो 3 मार्च 2025 को जारी की गई। कितने राज्यों के अंदर यह सर्वेक्षण किया गया? तो कुल आपके साथियों 8 राज्यों के अंदर और 8 राज्यों की 28 नदियों को इसके अंदर शामिल किया गया जिसमें यह सर्वेक्षण किया गया। गंगा की मुख्य नदी में डॉल्फिन की संख्या 3275 है और उसकी सहायक नदियों में 2414 है। एक आप राजस्थान के बारे में याद रख सकते हो, राजस्थान और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से मिला करके 95 डॉल्फिन काउंट की गई है। कितनी? 95। और पंजाब के अंदर 3 डॉल्फिन देखी गई है। पंजाब के अंदर आपको पता है सिंध नदी जाती है, यहां से निकलते हुए फिर आपके कहां जाती है? पाकिस्तान के अंदर जाती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में रहे हेमकुंड साहिब जी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हेमकुंड साहिब जी के बारे में पूछ रहा है साथियों, ये आपको पता ही है। हेमकुंड साहिब जी, यहाँ पर हाल ही में एक रोपवे बनाया जा रहा है। इस हेमकुंड साहिब जी का संबंध है साथियों आपके कहां से? उत्तराखंड से। तो आप ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर चूज करोगे। जो आपका गोविंद घाट है, इस गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहिब जी तक क्या बनाया जा रहा है? एक रोपवे बनाया जा रहा है। इस रोपवे परियोजना के बारे में आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है, जो बातें अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि देखो प्रश्न आपका एक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसमें आपको 4 दे दिए, आपके क्या स्टेट दे दिए कि कौन से राज्य से संबंध है। हालांकि इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 2 व 3 से संबंध है, 4 व 1 से संबंध है, 3 व 2 से संबंध है, 1 व 2 से संबंध है। लेकिन क्योंकि इसका संबंध केवल एक ही राज्य से है, आपके उत्तराखंड से, बट आपको पता होना चाहिए कि सवाल इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। और ये जो हेमकुंड साहिब जी है साथियों, हेमकुंड साहिब जी से लेकर के गोविंद घाट, इसके बीच में एक रोपवे परियोजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है इसके द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है।
और ये बेसिकली उत्तराखंड राज्य के अंदर है मेजरली, और 12.4 किलोमीटर लंबी ये रोपवे परियोजना है, जिसके तहत रोपवे बनाया जाएगा गोविंद घाट जी और हेमकुंड साहिब जी के बीच में। इस प्रकार से रोपवे तो आप जानते ही हो, रोपवे का मतलब हो गया रस्सी वाला रास्ता, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर भी पहाड़ की चोटी बड़ी है, यहाँ पर भी पहाड़ की चोटी बड़ी है, यहाँ जाने का रास्ता दुर्गम है, तो इन दोनों चोटियों को रस्सी के द्वारा जोड़ दिया जाता है और उस रस्सी के ऊपर ऐसे पाल की बांध करके रोपवे बना दिया जाता है, पाल की बिठा करके इधर उधर घुमाया जाता है। ये बेसिकली एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर यात्री जाते रहते हैं। कितनी लागत आएगी इसके लिए? टोटल 2730.13 करोड़ रुपए की इसके लिए लागत आने वाली है, और सार्वजनिक निजी भागीदारी से ये विकसित किया जाएगा, वही आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये क्या किया जाएगा, जो है विकसित किया जाएगा। सबसे जरूरी बात, क्षमता कितनी है? 1 घंटे के अंदर, यानी कि प्रति घंटे प्रति दिन प्रति दिशा 1 घंटे 1 दिशा के अंदर 1100 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ से यात्री ले जाए शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का टाइम लेगा ये, उस 1 घंटे के अंदर 1100 यात्रियों को एक दिशा के अंदर ले जाया जा सकता है, और वापस 1100 यात्रियों को दूसरी दिशा के अंदर ले जाया जा सकता है। और एक दिन में लगभग यहाँ पर 11,000 यात्रियों को साथियों क्या करवाई जा सकती है? यात्रा करवाई जा सकती है इस रोपवे के द्वारा। कितना? 12.4 किलोमीटर लंबा ये रोपवे आपका बनने जा रहा है, जिसको आपके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। लागत कितनी आने वाली है इसके अंदर? तो 2730.13 करोड़ की लागत आने वाली है, और 1100 यात्री इसमें एक दिशा में 1 घंटे में यात्रा कर पाएंगे। अगला सवाल कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कितने संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए अनलॉफुल जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए प्रिवेंशन एक्ट लाया गया साथियों। अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया है। पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के कितने संगठनों के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध किस लिए? अगर आप गैर कानूनी किसी प्रकार की गतिविधि कर रहे हो, जम्मू कश्मीर तो आपको पता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, जहां पर आतंकवाद की घटनाएं आए दिन देखी जाती है। बहुत सारे आतंकवादी वहीं पर घुस करके अंदर ही बैठे रहते हैं, बहुत कुछ लोग उनको पनाह दे करके रखते हैं पैसों के लालच में, और वो अंदर फिर घुसपैठ जैसी कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं, कुछ ऐसे कुकर्मों को वो अंजाम देते रहते हैं। तो ये जो यूएपीए एक्ट लाया गया साथियों, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब हो गया रोकथाम, रोकथाम के लिए ये एक्ट लाया गया अधिनियम। इसके तहत जम्मू कश्मीर में संचालित साथियों 2 संगठन हैं, उन 2 संगठनों के ऊपर पूरे तरीके से क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से अधिनियम को यूज करते हुए? यूएपीए अधिनियम को यूज करते हुए। ये दोनों संगठन कौन कौन से हैं? तो जम्मू और कश्मीर का एक इत्तिहादुल मुस्लिमीन नाम का एक तो संगठन है, दूसरा आपका आवामी एक्शन कमेटी है। इन दोनों संगठनों के ऊपर आतंकवादी घटनाओं को या फिर गैर कानूनी गतिविधियों को साथियों चिंगारी देने के लिए इनको जिम्मेदार ठहरा करके इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये जो अधिनियम है साथियों 1967 का अधिनियम है, इसके तहत 5 साल का प्रतिबंध इन दोनों संगठनों के ऊपर लगाया गया है। तो दोनों संगठनों का नाम भी आप याद रख सकते हो, इत्तिहादुल मुस्लिमीन और दूसरा है आपका आवामी एक्शन कमेटी। इन दोनों संगठनों को, जम्मू कश्मीर के दोनों संगठन हैं जिनके ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत क्या लगा है? 5 साल का प्रतिबंध लगा है। सवाल अगला, असम में स्थापित की जा रही लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी की कुल लागत कितने करोड़ रुपए है? सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी स्थापित की क्यों जा रही है। भाई साहब देखो, ये जो लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी स्थापित की जा रही है, यानी कि डिफेंस से जुड़ी हुई बात है, ये रक्षा से जुड़ी हुई बात है, और स्थापित भी कहाँ की जा रही है? असम के अंदर की जा रही है। तो साथियों जो लचित बोरफुकन जी है, इन्होंने साथियों क्या करा था, एक टाइम में मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ करके उनको हराया था। ये बहुत बेहतरीन एक तरीके से योद्धा थे। तो इनकी याद के अंदर असम के अंदर एक पुलिस अकादमी स्थापित की जा रही है, जिसका नाम है लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी। ये कह रहा है इस अकादमी की कुल लागत कितने करोड़ रुपए की आने वाली है? इस अकादमी की लागत आने वाली है आपके 1050 करोड़ रुपए की लागत के साथ में ये पुलिस अकादमी बनने जा रही है। अब ये जो लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी है, असम का डेर गांव है, डेर गांव को आपको याद रखना है, इस डेर गांव के अंदर बनेगी, और इसको साथियों
15 मार्च 2025 को क्या किया गया, इसका लोकार्पण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। और जो असम के वीर सेनानी थे लचित बोरफुकन जी, उनके नाम पर ये बनाई जा रही है 1050 करोड़ रुपए की लागत के साथ में। लचित बोरफुकन जी कौन थे? 1671 के अंदर जो सराई घाट पर साथियों युद्ध हुआ था मुगल सेना के और इनके बीच में, उसमें इन्होंने मुगल सेना को पराजित किया था, उनको हरा करके वापस भगाना पड़ा। और जो आपकी राष्ट्रीय अकादमी है, उस राष्ट्रीय अकादमी के सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट को साथियों एक पुरस्कार भी दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक। तो यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया आपकी किसको? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडर को। ये जो आपकी राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी है साथियों, इसके सर्वश्रेष्ठ कैडर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? लचित बोरफुकन स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहां से भी आपके सवाल बन सकता है, हाल ही में लचित बोरफुकन स्वर्ण पुरस्कार या स्वर्ण पदक किसको प्रदान किया गया? तो जो आपके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम के डेर गांव के अंदर यह अकादमी आपकी बनाई जा रही है, जिसके लिए लागत कितनी लगी है? 1050 करोड़ रुपए की लागत लगी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? साथियों जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, इस 23-24 की रिपोर्ट है, यानी कि ये पिछले साल की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी अभी हुई है। इस रिपोर्ट के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के 7 साल या फिर उससे अधिक आयु के जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में साक्षरता की दर कितने प्रतिशत रही गई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इनके अंदर साथियों ये साक्षरता की दर है जो है 79.5% रही है। कितनी? 79.5%। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? एक तो सबसे पहली बात कि ये जो पर्टिकुलर मुसलमानों की साक्षरता निकाली गई है, ये मुस्लिम समुदाय के अंदर जो 7 साल या उससे अधिक उम्र के अधिक आयु के, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। उनकी साक्षरता दर कितनी है? 79.5% है। और यहीं पर अगर देखी जाए अखिल भारतीय की, यानी कि पूरे देश की बाकी सभी धर्मों की, वो साक्षरता आपके 80.9% है। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किसके द्वारा की गई? आपके जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, इनके द्वारा ये रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई थी 10 मार्च 2025 को। और इस जनगणना में, क्योंकि ये जनगणना अभी जैसे हुई है आपकी 2023-24 के तहत, तो 23-24 तक के ये आंकड़े हैं। इससे पहले जो 2011 में जनगणना की गई थी, उस समय आंकड़े अलग थे, लेकिन ये आपको याद रखना इतना जरूरी नहीं है। आप बस अभी इतना याद रखो, एक तो 79.5% जो है ये पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर साक्षरता दर है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए लोगों के लिए, और 80.9% ये आपके बाकी सर्वधर्मों के लिए साक्षरता दर है। सवाल अगला कि मार्च 2025 में देश के पहले विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। WPC विश्व शांति केंद्र की स्थापना भारत के अंदर की गई है पहली बात तो, और भारत में भी कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम आपका कहां पर है? ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। आपको पता हो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आपके एक हेडक्वार्टर ऑलरेडी है। किसका हेडक्वार्टर है? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आपका, इसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की जाती है? साल 2015 के अंदर। साल 2015 में क्या होता है? साल 2015 के अंदर पेरिस समझौता होता है साथियों। पेरिस समझौता कहां पर होता है? फ्रांस के अंदर। कहां पर होता है? फ्रांस के अंदर। और क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आयोजन किया जाता है एक कोप का। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर की जो है उसका आयोजन आपके कहां पर किया गया था? फ्रांस के अंदर किया गया था। और स्टार्टिंग में भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर के क्या करा था? भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी। अभी वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर कितने सदस्य हैं बात करें? वर्तमान में 2025 में 106 सदस्य साथियों इसके अंदर स्थायी सदस्य हैं। और बहुत सारे राष्ट्र इसका स्थायी सदस्य बनना भी चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये सौर गठबंधन सूर्य की जो ऊष्मा है उसको इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाने के लिए एक तरीके से ये अक्षय ऊर्जा है, इस अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो आपके जो विश्व शांति केंद्र है इसकी स्थापना भी कहां पर की गई है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई है। ये इसके बारे में और बाकी सारी चीजें लिखी हुई है। और ये जो विश्व शांति केंद्र है इसकी स्थापना किस
मतलब कौन करने वाला है, कौन इसके पीछे है, इसके बैकग्राउंड में किसका हाथ है, तो जो जैन आचार्य मुनि लोकेश जी है, इन लोकेश जी के मार्गदर्शन में एक साथियों आपके जो अहिंसा विश्व भारती नाम से एनजीओ है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है एक आपका अहिंसा विश्व भारती के नाम से। ये अहिंसा विश्व भारती किसके मार्गदर्शन में काम करता है, जो जैन आचार्य लोकेश मुनि हैं इनके मार्गदर्शन में काम करता है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में साथियों विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर की गई है। कब की गई, 2 मार्च 2025 को, ये याद रखना जरूरी नहीं है। और ये साथियों जो इसका उद्घाटन है वो अपने जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी उनके द्वारा किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू जी है। और देखो शांति और सद्भाव के लिए इसकी स्थापना की गई है। शांति और सद्भाव के मतलब एक तो शांति बनाए रखनी है, किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना है, और सद्भावना, सद्भावना वर्ड अपना आप में एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव शब्द है साथियों। सद्भावना जिस इंसान के दिल में होती है वो इंसान अपने आप में अपने जीवन में ग्रो करता जाता है। सद्भावना के अपोजिट आप समझ सकते हो कुछ इस प्रकार के शब्द जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं सद्भावना के विपरीत। सद्भावना मतलब सबके विकास के अंदर अच्छाई महसूस करना, सबके विकास में खुशी महसूस करना, और दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना होना। तो दूसरों के प्रति जब अच्छी भावना आपके अंदर रहेगी तो आप पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, और यूनिवर्सल पावर्स जो है आपको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो सद्भावना तो हर एक इंसान के मन में होनी ही चाहिए, प्रकृति के हर एक जीव के प्रति। आचार्य जो लोकेश मुनि है इनको साथियों जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार दिया जाता है वो 2024 वाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपके अहिंसा विश्व भारती के संचालक है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी की सारी बातें इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो सुनीता विलियमसन है भारतीय मूल की, हालांकि इनके पिताजी जो है वो भारतीय थे, इस वजह से इनको भारतीय मूल का बोला जाता है। ये नागरिक अमेरिकी नागरिक है, ये एक अंतरिक्ष यात्री है। जिस प्रकार से आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी वो, भारतीय महिला भी, तो वो कल्पना चावला थी। उसी प्रकार से ये सुनीता विलियमसन है, ये और इनके साथ में बुच विल्मोर, ये दोनों साथियों हाल ही में कितने दिनों बाद पुनः पृथ्वी के ऊपर लौट आए हैं। आपको पता होगा जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है ना, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है साथियों, ये इस स्पेस स्टेशन के अंदर इनको भेजा गया था किसी मिशन के तहत, और वहां से ये वापस नहीं आ पा रहे थे। तो इनको वापस लाने के लिए नासा की सहायता करी थी आपके स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। तो ये लोग कितने दिनों तक वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए रहे, ये उन दिनों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद ये लोग जो है आपके पृथ्वी पर लौट करके आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये 286 दिनों के बाद, लगभग 286 यानी कि लगभग आप 300 मान सकते हो, इतने दिनों तक, लगभग साल भर तक ये साथियों कहां पर रह करके आए हैं, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर रह करके आए हैं, बुच विल्मोर और सुनीता विलियमसन। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर रखनी है, इनके साथ साथियों क्रू 9 के, क्रू 9 जो है ये क्रू 9 के नाम से एक मिशन भेजा गया था। उस क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के, एक तो निक हैग और दूसरे का नाम है रूस के अलेक्सांद्र गोरगुनोव, इनकी भी पृथ्वी पर वापसी हुई है, यानी कि ये भी वहीं पर फंसे हुए थे, और स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा पृथ्वी पर इनको लाया गया है। ये ड्रैगन कैप्सूल का नाम आपको याद रखना है, ये ड्रैगन कैप्सूल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्पेस एक्स का, जो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उनका साथियों ड्रैगन कैप्सूल है, इसके द्वारा इनको पृथ्वी के ऊपर वापस लाया गया है। तो नासा के अनुसार सुनीता विलियमसन और बुच विल्मोर ने इस मिशन के दौरान लगभग कितने मील की यात्रा करी है, देखो 12 करोड़ 13 लाख 47 हजार 491 मील की यात्रा इन्होंने करी है, और लगभग 4576 पृथ्वी की परिक्रमा इन्होंने कर ली। ये जो अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी है, सोचो हम एक मंदिर की 5 परिक्रमाएं करने में थक जाते हैं, इन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी की 4576 परिक्रमाएं करी है साथियों। कितनी तेज गति से स्पेस स्टेशन दौड़ता है, सोचो बहुत तेज गति से स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की कक्षा की ओर चक्कर लगाता है, और लगभग इतने दिनों में 4576 परिक्रमाएं उसने पूरी कर ली थी। ये वाला डाटा भी याद रखना है। बाकी ये ड्रैगन कैप्सूल का नाम जरूर याद रखना है, ये स्पेस एक्स कंपनी का है, और क्रू 9 के तहत इनको साथियों क्रू 9 में भेजा गया था। सुनीता विलियमसन और बुच विल्मोर ये कितने दिनों तक, 286 दिनों तक वहां पर फंसे हुए थे, इनको वापस धरती पर लाया गया है। अब ये वाला सवाल स्टार लगा लो इसको,
देखो आपने सुना होगा, चलो आगे बात करेंगे, पहले सवाल पढ़ो। भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, आपसे ये पूछा है। अब सुनो मेरी बात, आपने डेट ये सुनी होगी 30 दिसंबर 2024, जब 2024 खत्म होने वाला था उस समय की बात है। किस समय की बात है? जब 2024 खत्म होने वाला था, 30 दिसंबर 2024। इस दिन साथियों आपके इसरो ने एक मिशन भेजा था अंतरिक्ष के अंदर। कौन सा मिशन भेजा था? उस मिशन का नाम था स्पेडेक्स। क्या नाम था? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था इसका? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये जो स्पेडेक्स मिशन भेजा गया था, ये कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, ये बताओ जरा। ये जो आपका स्पेसएक्स मिशन है मेरे प्यारे साथियों, ये भेजा गया था आपके भारत का जो रॉकेट है PSLV C60, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C60 है, इसके द्वारा अंतरिक्ष में स्पेसएक्स मिशन को भेजा गया। कब? 30 दिसंबर 2024 को। और ये जब मिशन भेजा गया तब हमने इसके ऊपर डिस्कस भी करा था कि ये साल जाते जाते या नया साल लगते लगते इसरो ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार नए साल का तोहफा भारत को दे दिया है। रूस, चाइना, अमेरिका, 3 ही ऐसे राष्ट्र पहले थे जो कि अंतरिक्ष के अंदर 2 उपग्रहों को, घूमते हुए उपग्रहों को आपस में जोड़ सके और वापस से उनको हटा भी सके। जो सुनीता विलियमसन है, इनको अंतरिक्ष स्टेशन से वापस कैसे लाया गया? अंतरिक्ष स्टेशन बहुत तेज गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इतनी तेज गति से घूमते हुए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के किसी सैटेलाइट को ले जाकर के उसके घूमते हुए के चिपकाना और फिर उसे घूमते हुए से ही वापस अलग करके पृथ्वी के ऊपर वापस लेकर के आना, यानी कि डॉकिंग, 2 चीजों को अंतरिक्ष में आपस में मिलाना और उनको अनडॉक करना, यानी कि दूर करना। ये वाली जो प्रणाली आज तक केवल रूस, अमेरिका और चाइना के पास थी, अब भारत ने भी विकसित कर ली है। तो भारत ने जो स्पेसएक्स मिशन भेजा था, इसके तहत 2 उपग्रह भेजे थे। जनवरी 2024 के अंदर वो दोनों उपग्रह जाकर के अंतरिक्ष के अंदर डॉक हो गए थे। डॉक हो गए यानी कि आपस में जुड़ गए, और अभी मार्च महीने में उनको अनडॉक कर लिया गया वापस। और ये काम करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? ये काम करने वाला भारत आपके चौथा राष्ट्र बन गया है। भारत के अलावा भारत से पहले कौन कौन राष्ट्र है? एक आपका रशिया है, सबसे पहले रशिया ने करा, एक अमेरिका और एक चीन, इन तीनों ने ये कारनामा पहले कर लिया था। तो इससे पहले जो 3 उपग्रह थे उनको 16 जनवरी 2025 को तो क्या किया गया था साथियों? डॉक किया गया था, यानी कि आपस में जोड़ा गया था। और अभी भारत के में क्या कर लिया? इसको अनडॉक कर लिया। अनडॉक कब करा है? 13 मार्च 2025 को डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली और इसके अंदर सफलता हासिल कर ली। ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र आपका भारत बन गया है। अगला सवाल, खबरों में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, क्या नाम रखा गया है इसका? स्कॉट। देखो क्या कह रहा है, खबरों में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये साथियों बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है दिंगतारा। कहाँ की कंपनी है? बेंगलुरु, आपके दिंगतारा बेंगलुरु की कंपनी है। और इस दिंगतारा को एक बहुत ही युवा साइंटिस्ट ने, एक बहुत ही युवा, एक तरीके से आप विद्यार्थी कह लो, उसने साथियों इस कंपनी की स्थापना करी थी। अभी 3 लोग मिलकर के इस कंपनी को चलाते हैं। ये एक तरीके का अपने आप में पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप है साथियों, जो इन्होंने मिलकर के करा है 3 लोगों ने। और इन्होंने हाल ही में क्या करा है? वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर निगरानी करने के लिए एक वाणिज्यिक उपग्रह, एक व्यावसायिक उपग्रह इन्होंने लॉन्च करा है। और ऐसा करने वाली ये प्राइवेट कंपनी है साथियों, जिसका नाम क्या है? दिंगतारा है। और कौन सा उपग्रह लॉन्च करा इन्होंने? उपग्रह का नाम क्या रखा गया है? स्कॉट नाम रखा गया है। अब आप कहोगे गुरुजी स्कॉट का मतलब क्या होता है? स्कॉट का मतलब होता है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का मतलब स्पेस के अंदर, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, यहां पर उपग्रह घूमता रहेगा और वो घूमता हुआ उपग्रह अगर पृथ्वी की कक्षा के अंदर कोई, अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की भी कोई वस्तु घूम रही है ना, उसका भी ऑब्जर्वेशन कर सकेगा आपका ये स्कॉट। कौन? स्कॉट। स्कॉट का मतलब है स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, यानी कि स्पेस के अंदर एक ऐसा कैमरा छोड़ा गया है जो कि ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने का काम करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग करने का काम करेगा। ये एक जो आपके बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है दिंगतारा, इसके द्वारा किया गया। दिंगतारा को किसने स्थापित किया था? तो ये साथियों अनिरुद्ध शर्मा के नाम से एक व्यक्ति है, जिनको आप फोटो में देख पा रहे होंगे। इन्होंने साथियों इस कंपनी को स्थापित किया है। अभी इनके अलावा 2 लोग और इसमें शामिल है, 3 लोग मिलकर के इस कंपनी को चलाते हैं। और ये कारनामा इन्होंने कब करा है? 9 मार्च 2025 को। दुनिया का अपने आप में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। ये दिंगतारा नाम की कंपनी है आपकी, कहां की? बेंगलुरु की।
तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सवाल अगला, खबरों में रही अस्त्र मिसाइल कहां से कहां पर मार करने वाली मिसाइल है? हाल ही में साथियों आपके डीआरडीओ ने, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली के अंदर है, स्थापना आपकी 1958 के अंदर हुई थी। इस डीआरडीओ ने क्या करा है, एक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण करा है। और इस मिसाइल का परीक्षण कहां से करा है? इसका परीक्षण करा है ना ओडिशा के चांदीपुर तट से। कहां से? ओडिशा के चांदीपुर तट से। कौन सी मिसाइल का? अस्त्र मिसाइल का। और ये अस्त्र मिसाइल कहां से कहां पर मार करती है? तो देखो ये आपका धरातल है और ये हवा में मान लो कि आपका एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। एयरक्राफ्ट का नाम है LCA तेजस। क्या नाम है? LCA तेजस MK1। ये LCA तेजस MK1 जो एयरक्राफ्ट है साथियों, इसको बोला जाता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। इस तेजस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल ऐसे हवा में, आपका ये तेजस अगर उड़ रहा है तो हवा में उड़ते हुए यहाँ से मिसाइल दागेगा और हवा में उड़ते हुए दूसरे किसी एयरक्राफ्ट को ये मार गिराएगा। तो हवा से हवा में ये साथियों मार करने वाली मिसाइल आपकी कौन सी? अस्त्र, जिसको कि LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के द्वारा परीक्षण किया गया है। कहां पर? ओडिशा के चांदीपुर तट पर। और ये जो मिसाइल है इसका निर्माण करने का, इसकी डिजाइन बनाने का, इसका विकसित करने का काम आपके डीआरडीओ ने करा है, जिसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली के अंदर है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। अब ये सारी बातें लिखी हुई है। तेजस प्रोटोटाइप, तेजस प्रोटोटाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि तेजस जो आपका LCA तेजस MK1 है, उसी से साथियों क्या किया गया था? इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, ये जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने इसका परीक्षण कराया है कहां पर? ओडिशा के चांदीपुर तट पर। और अगर अपन बात करें तो इसकी डिजाइन करने का और इसको विकसित करने का काम आपके रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ है, इसने करा। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली, दृश्य सीमा से परे, जहां पर हम देख नहीं सकते वहां पर भी ये मार कर सकती है। लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक का जो एरिया होगा, इसका भेदन क्षमता होगी। आप यहां से त्याग रहे हो इसको, 100 किलोमीटर से भी अधिक के एरिया में जाकर के ये अपने लक्ष्य को भेद सकती है। नाम है इसका अस्त्र मिसाइल। और साथियों ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना। अगला सवाल, मार्च 2025 में फ्रिगेट तवश्या किस शिपयार्ड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? आप कहोगे गुरुजी ये फ्रिगेट तवश्या है क्या? पहली बात तो तवश्या का मतलब समझो। तवश्या क्या होता है? तवश्या साथियों, आपने महाभारत के जो महाबली भीम थे, उन भीम की जो गदा थी ना, उस भीम की गदा का नाम था क्या? तवश्या। और भीम की गदा साथियों अपने आप में एक पावरफुल चीज है ना। तो तवश्या नाम इसको इसीलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक तरीके का आपके जहाज है, समुद्र पर चलने वाला, जो जहाज कई तरह की मिसाइल, कई तरीके के घोड़े दाग सकता है और बहुत ही पावरफुल ये जहाज है। ये पूछ रहा है कि इस फ्रिगेट तवश्या को किस शिपयार्ड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखोगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL के नाम से भी याद रख सकते हो। ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने हाल ही में साथियों क्या करा है? आपके फ्रिगेट तवश्या को समुद्र के अंदर लॉन्च कर दिया है मार्च 2025 के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कौन सा प्रोजेक्ट है इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट 1135.6 किलो या फिर यार्ड 1259 नाम का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ये दूसरा जहाज होगा साथियों। और ये तवश्या महाभारत के महाबली भीम की गदा का नाम था। और ये जो ड्राफ्ट है, यानी कि ये जो समुद्र की सतह पर चलने वाली जहाज है, ये जहाज लगभग कितनी मीटर? 125 मीटर तो लंबी है और 4.5 मीटर का इसका ड्राफ्ट है और वजन लगभग 3600 टन इसका रखा गया है। 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा, नॉटिकल मील समुद्र के अंदर जो साथियों दूरी को मापने की इकाई है, तो 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है। और पानी के ऊपर, पानी के नीचे और हवा में लड़ने में ये सक्षम है। यानी कि पानी के नीचे किस प्रकार की सबमरीन है उसको भी ये मार गिरा सकती है टॉर्पीडो लॉन्च करके। हवा में किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट है उसको भी ये मार गिरा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर साथियों आपके बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी पड़े रहेंगे जो वहां से उड़ करके हवा के अंदर भी मार कर सकते हैं। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 22 मार्च 2025 को। ये आप देख पा रहे होंगे, भारत की दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट तवश्या। ये जो फ्रिगेट है, इस प्रकार का ये जहाज है। इस जहाज को समुद्र के अंदर उतारा गया है। समुद्र में उतरने के बाद इसकी जो धरातल होगी, उस धरातल के ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ करके हवा में भी मार कर सकते हैं। यहाँ से इससे मिसाइल निकल करके समुद्र में पनडुब्बियों को भी मार सकती है। और अगर समुद्र की सतह पर किसी तरह की कोई चीज होती है तो उसके अंदर भी, इसके अंदर बहुत सारी मिसाइल और गोले लगे हुए होते हैं, उनको दाग करके ये युद्ध कर सकता है। अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मार्च 2025 में जारी भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025
इंडिया की साथियों जो बायो इकोनॉमिकल रिपोर्ट जारी की गई है, इस बायो इकोनॉमिकल रिपोर्ट के बारे में ये पूछ रहा है, ये भारत ने जो जारी करी है, इसके अंदर जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र के द्वारा देश के समग्र विकास सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। इसको ऐसे समझो, जैसे देखो अपने देश की जो जीडीपी है साथियों, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हो, सकल घरेलू उत्पाद कहते हो, ये जो सकल घरेलू उत्पाद है अपने देश का, ये एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को शो करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को शो करता है। उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपका साथियों जैव इकोनॉमी है, यानी कि बायो इकोनॉमी है, जैव अर्थव्यवस्था है, उसका कितना योगदान है। जैव अर्थव्यवस्था से मतलब है चाहे आपकी बायो टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके किसी प्रकार के बायो वेपन्स हो, या बायो आपकी एग्रीकल्चर हो, जिसके अंदर बायो लग गया, यानी कि वो एक तरीके से जैव हो गई वो चीज़, है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। बायोटेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारी नई खोजें की जा रही है और इकोनॉमी के अंदर भी वो अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रही है। तो जो आपकी जैव इकोनॉमी है, इसका पूरे देश की इकोनॉमी में कितने प्रतिशत योगदान है, ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो ये योगदान है साथियों 4.25% का। याद रखोगे कितना योगदान है देश की जीडीपी के अंदर। देश की जीडीपी के अंदर आपके जो बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है, इसके तहत साथियों बायो इकोनॉमी का या फिर जैव अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट योगदान है, 4.25% योगदान है। और ये अपना आप में बहुत अच्छी बात है। बहुत साथियों इसने क्या करा है, जो बायो वाला सेक्टर है, बायो इकोनॉमी का सेक्टर है, इसने बहुत अच्छी ग्रोथ भी करी है भारत के अंदर। अगर देखा जाए तो साथियों ये जो अर्थव्यवस्था है 2025 तक 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये लक्ष्य हालांकि इसको कब तक हासिल करना था, ये लक्ष्य इसको हासिल करना था 2030 तक, लेकिन ये 2025 के शुरुआत में ही 150 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के ऊपर पहुंच गई है। और इस अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक के अंदर, मात्र एक दशक के अंदर 16 गुना की इसके अंदर वृद्धि हुई है। 16 टाइम्स इसके अंदर वृद्धि हुई है। और सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% इसका योगदान है। और इसके साथ ही आपको एक और याद रखना है, बायोसारथी को हाल ही में जो आपके केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा एक ये रिपोर्ट जारी की गई और इनके द्वारा ही साथियों बायोसारथी का भी अनावरण किया गया। बायोसारथी क्या है, तो बायोसारथी एक तरीके की अपने आप में एक वर्ल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस वर्ल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, जो बायो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये अपने आप में एक मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। क्या, बायोसारथी। तो बायोसारथी के बारे में भी आपको याद रखना है। बायोसारथी क्या है, बायोसारथी को भी हाल ही में मार्च महीने के अंदर ही लॉन्च किया गया है। बायोसारथी जो है आपकी एक साथियों आप कह सकते हो एक वैश्विक पहल है या वैश्विक मेंटरशिप प्रोग्राम है। क्या है, वैश्विक मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर साथियों वर्ल्ड लेवल पर आप किसी भी प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर आपके बायोटेक से संबंधित कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उस स्टार्टअप के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको फंड भी मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत आने वाले धन का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है। जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत मेरे प्यारे साथियों इसकी जो रिपोर्ट है हाल ही में जारी की गई है, उस रिपोर्ट में 2023-24 में भारत आने वाले धन का शीर्ष स्रोत, यानी कि देखो जैसे ये अपना प्यारा भारत है, प्यारे भारत के पास कितना पैसा है, तो अपने भारत के अंदर आपको पता ही है एक तो बजट जारी किया जाता है और एक आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। बजट में ये दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और आर्थिक समीक्षा में ये दिखाते हैं कि पिछले एक साल में हमारे पास कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। तो एक तरीके से मान लो जैसे कि भारत के अंदर इस प्रकार से पैसा खर्च होने का क्षेत्र ये वाला है और पैसा आने का क्षेत्र ये वाला है। तो इसमें जहां जहां से पैसा आता है ना, तो दूसरे देशों का जो पैसा आ रहा है उसमें से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो भारत को साथियों सबसे ज्यादा पैसा कौन से देश से मिल रहा है, उसके साथ व्यापार करके या किसी भी और तरीके से, तो वो आपके अमेरिका से मिल रहा है। अमेरिका से भारत आने वाले पैसे के अंदर, मतलब दूसरे देशों से भारत आने वाले पैसे में अमेरिका आपका एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका यूएई है और तीसरे नंबर पर आपका ब्रिटेन है। अब आगे अगर बात करें कुछ आंकड़ों की, तो साथियों 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 27.7, यानी कि मान लो अगर 100 रुपये हमको विदेशों से मिल रहे हैं तो उसमें से 27.7 रुपये तो अकेले अमेरिका से ही मिल रहे हैं। यानी कि सर्वाधिक हिस्सेदारी आपकी विदेशों से आने वाले धन में अमेरिका की रही है 27.7%। दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है 9.2% के साथ, और तीसरे स्थान पर आपका ब्रिटेन है।
और ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। क्या है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि कौन से देश से भारत को सर्वाधिक पैसा प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल आपके सामने, मार्च 2025 में किन दो कंपनियों को 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि भारत में पहले से 24 नवरत्न कंपनियां काम कर रही है। कितनी, 24 नवरत्न कंपनियां काम कर रही है। आप कहोगे गुरुजी नवरत्न कंपनी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली नवरत्न कंपनी कोई भी कंपनी जिसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, या जिसकी साल भर की जो कमाई होती है, साल भर का उसका जो टर्नओवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कंपनीज जो है आपकी नवरत्न कंपनीज के अंदर आ जाती है। और जो कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती है उस कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश या इन्वेस्टमेंट बिना सरकारी परमिशन के भी कर सकती है। जो कंपनी एक बार नवरत्न कंपनी बन गई वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की परमिशन के कर सकती है, यानी कि वो अपनी ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो 24 नवरत्न कंपनियां भारत में पहले से थी, अब 2 नवरत्न कंपनियां और बन गई है 25वें और 26वें नंबर की। ये आपसे नाम पूछ रहा है, वो कंपनियां कौन कौन सी है। RITES और IRCTC है, या फिर IRCTC और IRCON है, या IRCTC और IRFC है। अब देखो IRCTC और IRFC ये दो कंपनियां और है जो कि हाल ही में नवरत्न कंपनियां बनी है। इसका मतलब है इंडियन रेलवे का साथियों आपके जो कैंटीन टूरिज्म कॉरपोरेशन, और ये दूसरा वाला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन दोनों के द्वारा साथियों क्या किया गया है, आपके इन दोनों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हुआ है। एक तो कौन सा है आपके इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, दूसरा है आपके इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इन दोनों को जैसे ही नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है, भारत में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई है, 26 नवरत्न कंपनियां हो गई है। तो ये जो कंपनियां हैं 3 मार्च 2025 को इनको दर्जा प्राप्त हुआ है, और इन दोनों के साथ में सभी सूचीबद्ध रेलवे पीसीयूज को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यानी रेलवे के साथियों जितने भी पीसीयूज है उन सभी को, जितनी भी कंपनियां हैं जो आपके पब्लिक कॉर्पोरेट्स है, उन सबको क्या मिल चुका है, नवरत्न का दर्जा। और नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद में 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट बिना सरकारी परमिशन के कर सकते हैं। 15% शुद्ध संपत्ति और वार्षिक रूप से 30% शुद्ध संपत्ति तक का निवेश भी कंपनियां बिना सरकार की परमिशन के कर सकती है। अन्य जो नवरत्न रेलवे पीसीयू कौन कौन से हैं, तो अभी जो अपन ने पढ़े थे साथियों, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन फॉर टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दूसरा आपके इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दो तो ये है, इनके अलावा 5 और है जो इंडियन रेलवे के पीसीयूज है, ये ऑलरेडी नवरत्न है। एक आपका कॉनकर है, एक IRCON है, RVNL है, राइट्स है, और एक आपका रेलटेल है। ये ऑलरेडी नवरत्न है। 6ठे नंबर की नवरत्न ये बन गई है, 7वें नंबर की ये बन गई। अगर ये पूछे कि रेलवे पीसीयूज कितने हो गई है जो नवरत्न बन गई है, तो टोटल 7 हो गई है। क्योंकि भारत की कितनी कंपनियां नवरत्न बन गई है, तो भारत के अंदर ऑल ओवर अभी 26 कंपनियां आपके नवरत्न हो गई है, ये बात ध्यान रखें। अगला सवाल कहना चाह रहा है, वर्तमान में भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है। देखो दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के लेवल पर भारत का दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। भारत का साथियों 25% के साथ में प्रथम स्थान है दुनिया के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। भारत प्रथम स्थान पर है। कितना प्रतिशत दूध उत्पादन करता है भारत, 25% दूध उत्पादन करता है भारत। दुनिया भर के अंदर जितना भी दूध बनता है उसका 25% दूध अकेला प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर 25%। और इस मामले में भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, शीर्ष स्थान पर तो है ही है, वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान तो है ही है। अब आपकी याद रखने वाली बात क्या है, इधर देखो, पिछले 10 सालों के अंदर दूध उत्पादन में 63.56% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 63.56% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों के दौरान, जहां पर दुनिया भर के अंदर केवल 2% की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई, जबकि भारत के अंदर 5.7% की वार्षिक दर देखी गई। तो आपको 2 आंकड़े याद रखने हैं। एक तो भारत का देखो 25% योगदान के साथ में प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में दुनिया के अंदर। दूसरी अगर बात जो आपको यहां से ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि भारत दूध उत्पादन के अंदर कितनी वृद्धि कर चुका है, 63.56% की भारत वृद्धि कर चुका है। ये तो ऑल ओवर वृद्धि हुई है भारत की। अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर में साथियों दुनिया की लेवल पर दुनिया भर की वृद्धि दर 2% है, जबकि भारत की 5.7% वार्षिक वृद्धि दर है दूध उत्पादन के अंदर। और ये आंकड़ा भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल
नाम रूप, नाम रूप कहाँ पर है साथियों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या करा है, नाम रूप असम के अंदर, नाम रूप कहाँ पर है आपका? असम के अंदर है। असम में कितने लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कि हाल ही में आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है साथियों, उसके द्वारा नाम रूप असम के अंदर, कहां पर? नाम रूप असम के अंदर किसको मंजूरी दे दी है साथियों? मंजूरी दे दी है आपके ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को। अब ये जो ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये साथियों यूरिया का उत्पादन करने का काम करेगा। और कितने यूरिया का उत्पादन कर पाएगा ये आपके 12.7 लाख मीट्रिक टन, 12.7 लाख मीट्रिक टन इतने यूरिया का उत्पादन करेगा ये प्रति वर्ष, मीट्रिक टन। और इसके उत्पादन के लिए किसकी स्थापना की जा रही है? ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। कहां पर? नाम रूप असम के अंदर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, इस सवाल के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें जान लो। और बातों में देखो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। एक तो ये ध्यान रखना है, क्षमता कितनी? 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। किसके द्वारा स्थापित किया गया है इसको? तो साथियों इसको स्थापित किया गया है BVFCL। BVFCL का मतलब है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा साथियों, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा नाम रूप असम के अंदर, कहां पर? नाम रूप असम के अंदर क्या स्थापित किया जा रहा है? एक तरीके से संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि क्या काम करेगा? यूरिया उत्पादन का काम करेगा। और इसमें साथियों आपके असम सरकार की तरफ से 40% का योगदान रहेगा और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी तरफ से 11% का योगदान रहेगा। यह आपको ध्यान रखना, असम सरकार का याद रख लेना। बाकी तो और 3-4 कंपनियां मिलकर के इसके अंदर कुछ 13% का, कुछ 18% का, कुछ 18% का, यह है आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने भी 18% इसके अंदर अपनी जो है हिस्सेदारी जताई है। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहली बात को आपको यह पता होना चाहिए, अभी 2025 के अंदर जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए ये कौन से नंबर के थे? ये 59 नंबर के थे, ये आप याद रखोगे। 59वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिए गए हैं। और ये पुरस्कार ये कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को दिए जाने की घोषणा की गई है। पहली बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। विनोद कुमार शुक्ल आपके हिंदी साहित्यकार हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले हिंदी साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार है साथियों ये, जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। आपके किनको? विनोद कुमार को। तो पहली बात तो सही। दूसरा कह रहा है ये हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। हिंदी भाषा में इनसे पहले 11 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि आप जान रहे हो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं अब तक इनके सहित। तो इनसे पहले 11 साहित्यकारों को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। हिंदी भाषा में ये 12वें साहित्यकार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार है। ये पूछ रहा है सत्य कथन बताओ, तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। इनकी कुछ कृतियां हैं। अच्छा, एक ये ध्यान रखना, 11 लाख रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र और साथ में वाग देवी की साथियों कांस्य की प्रतिमा इस पुरस्कार के अंदर प्रदान की जाती है। किसके अंदर? ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर। एक आपके किसकी प्रतिमा दी जाती है? वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका पेन। वाग देवी की प्रतिमा इसके अंदर प्रदान की जाती है। वाग देवी की प्रतिमा भी कैसी होगी? ये वाग देवी की कांस्य प्रतिमा होगी मेरे प्यारे साथियों। साथ में क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र, वो तो हर जगह मिलता ही है। और 11 लाख रुपए की राशि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलती है। 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं जिनका नाम लिखा हुआ, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रमुख कृतियां हैं, ये भी आपके सामने नाम इनका ऐड करा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में मॉरिशस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश के द्वारा दिया गया कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है?
अब मोदी जी क्योंकि साथियों देखो आपको पता है अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं। अब वो किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं, जैसे हाल ही में मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था, राष्ट्रीय उत्सव, उस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा, उस उपलक्ष्य में वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मोदी जी पहुंच गए। अब मॉरिशस के अंदर इनको मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रदान किया गया। सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि मॉरिशस में जब ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको प्रदान किया गया तो इसके सहित टोटल कितने सम्मान मोदी जी को मिल चुके हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये इनको, कौन से नंबर का है, तो ये 21वें नंबर का है। इससे पहले 20 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 20 देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको मिल चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मार्च 2025 में आयोजित हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार जो कि 2024-25 में दिए गए, इसके संबंध में असंगत युग्म का आपको चयन करना है। साथियों हॉकी इंडिया, ये जो हॉकी इंडिया है इसके 7वें वार्षिक पुरस्कार दिए गए, 7th नंबर के एनुअल प्राइज जो हाल ही में मार्च महीने में दिए गए, जिसमें ये पहला कह रहा है। आपको क्या करना है, इसमें से असंगत का चयन करना है, गलत कौन सा है ये आपको चुनना है। जनरली ऐसे ही सवाल एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है पहले सवाल में, पहले ऑप्शन में प्लेयर ऑफ द ईयर में जो पुरुष का खिताब है ये कह रहा है भाई साहब वो आपके अमित रोहिदास को मिला है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो तो मेरे प्यारे साथी आपके किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है साहब, हरमनप्रीत सिंह। और ये आपके हरमनप्रीत सिंह कौन है, ये आपके इंडियन हॉकी टीम के क्या है, कप्तान है। इंडियन हॉकी टीम जिसने पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया था, भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, जिसके गोलकीपर पीआर सरजेस थे और कप्तान आपके हरमनप्रीत सिंह थे। इन्हीं को साथियों प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। असंगत इसने पूछा तो पहला ही असंगत हो गया। प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला का पुरस्कार किसको मिला है, तो सविता पूनिया को मिला है, और इन्हीं सविता पूनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। दोनों बातें सही है। ये कह रहा है मिडफील्डर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, वो आपके हार्दिक सिंह को मिला है। तो ये सारी बातें आपके ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसमें देखो एक तो संस्करण इसका 7वां था हॉकी इंडिया का वार्षिक पुरस्कारों का, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये पुरस्कारों का नाम है साथियों जो इनको प्रदान किए जाते हैं। और प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिल ही चुका है, महिला वाला सविता को मिल गया। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है आपके सविता पूनिया को मिला है। और हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार जो डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो मिला है आपके अमित रोहिदास को। स्टार लगा के रख लो, अमित रोहिदास को डिफेंडर ऑफ द ईयर का मिला है और मिडफील्डर ऑफ द ईयर का हार्दिक सिंह को मिला है। और आपके जो हॉकी इंडिया धनरा पिल्ले पुरस्कार है फॉरवर्ड का, ये मिला है आपके अभिषेक को। और हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार है, ये उभरती हुई महिला खिलाड़ी के तौर पर अंडर 21 में मिला है आपके दीपिका को। आपको ध्यान रखनी होगी कौन कौन सी बातें जो प्रश्न में लिखी हुई ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ये ध्यान रखना। और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का खिताब गोलकीपर के अंदर, यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर गोलकीपर के अंदर, और प्लेयर ऑफ द ईयर ये दोनों ही पुरस्कार सविता सिंह को मिले हैं। मिडफील्डर का हार्दिक सिंह को मिला है और आपके डिफेंडर का अमित रोहिदास को मिला है। अमित रोहिदास को डिफेंडर का मिला है प्लेयर ऑफ द डिफेंडर। बस ये 4 बातें यहाँ से आप याद रख लेना, बाकी इतना जरूरी है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। वाह भाई क्या शानदार सवाल आया है। इस वाले सवाल का जवाब तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा। सभी का सही होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, सही होना भी चाहिए सभी का। क्यों होना चाहिए सभी का सही? क्योंकि ये सवाल ही बहुत शानदार है। हर कोई क्रिकेट तो देखता ही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, भारत ने जीत ली है साहब चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होना था? पाकिस्तान के अंदर होना था सर। लेकिन बीसीसीआई ने साहब अपने जो अमित शाह के सुपुत्र जी है जय शाह जी, वही आईसीसी के अध्यक्ष बने बैठे हैं। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करा, बोला कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम तो साहब यूएई के अंदर कराएंगे हमारे सारे के सारे गेम। तो भारत के जितने भी गेम हुए अन्य देशों के साथ में इसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आपके यूएई के अंदर हुए। तो आपसे अगर पूछ ले कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ, ऑथेंटिक रूप से ऑफिशियल रूप से पाकिस्तान के अंदर होना था। बाकी टीमों के बीच में पाकिस्तान में ही आयोजन हुआ था। लेकिन भारत के सारे मैच कहाँ पर हुए थे? यूएई के अंदर हुए थे। ये आपसे कहना चाह रहा है कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप क्या करो, विचार करो और बताओ कौन कौन से कथन सत्य है। सत्य असत्य वाला खेल खेल रहा है ये आपके साथ।
चलो आ जाओ देख लेते हैं। कह रहा है इसका आयोजन 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च 2025 को हुआ था। बिल्कुल पहली वाली बात सही है, लेकिन आगे कह रहा है कि इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई श्रीलंका में आयोजन नहीं हुआ था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? एक तो आयोजन होने के अंदर आपके महत्वपूर्ण देश था आपके पाकिस्तान, जहां पर बाकी देशों के सारे मैच खेले गए थे, और भारत के जितने भी मैच थे उनका आयोजन आपके यूएई के अंदर होता है। कहां पर होता है? यूएई के अंदर। कौन सा मैच? भारत के सारे मैच यूएई के अंदर होते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका संस्करण 9वां था। क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई 9वां संस्करण था। विजेता कौन था? भारत था। क्या? बिल्कुल भारत विजेता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा बने। क्या? रोहित शर्मा को तो साथियों फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच नियुक्त किया गया था। जो फाइनल मैच खेला गया था जो कि भारत ने जीता था, उस फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच ये खिताब मिला था आपके रोहित शर्मा को। फिर आप कहोगे गुरुजी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये साथियों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को मिला था, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसने पूछा सत्य कथन, तो 2 और 3 सत्य है। ये कहना चाह रहा है कि केवल 2 कूट सत्य है। एक पहले में कह रहा है केवल एक ही कूट सत्य है, दूसरे में कह रहा है केवल 2 कूट सत्य है। तो देखो दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है, इसका मतलब कितने कूट सही है? 2 कूट सही है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को चूज करोगे। अब इसके अंदर एक बात ये ध्यान रख लेना, 9वां संस्करण तो था ही सही। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? तो 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। भारत इसको जीतता है किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। यूएई के अंदर जो आपके दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, भारत के सारे मैच वहां पर होते हैं। और रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच घोषित किया जाता है, जबकि न्यूजीलैंड के साथियों आपके जो सचिन रविंदर है, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया जाता है। इसको स्टार लगा लेना। रोहित शर्मा को हर कोई देखो यहीं पर गलती करता है। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट में तो पूरे के पूरे खेल शामिल हो जाते हैं। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच नियुक्त किया गया, उसका खिताब दिया गया, जबकि आपके जो सचिन रविंदर है न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी है, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रदान किया गया। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई के अंदर भारत के सारे मैच होते हैं और फाइनल मुकाबला भी आपका यहीं पर होता है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो आपके जो गेट हेनरी है, इन्होंने 10 विकेट लिए थे। भारत में 2013 के बाद ये प्रतियोगिता जीती है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी भारत ने, जो अब वापस जाकर के रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती है। और 2022 में भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता बने थे। 13 के बाद में 22 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से विजेता बने थे, और इस बार भारत अकेला ही बना है। अगली बात कर रहा है रणजी ट्रॉफी की। 2024 का फाइनल मैच किन किन टीमों के मध्य खेला गया? तो आपको पता ही है कि विदर्भ ने यह मैच जीता था केरल को हरा करके। तो विदर्भ और केरल इन दोनों के बीच में खेला गया, और इसका विजेता कौन बना था? विजेता बना था आपके विदर्भ। किसका? रणजी ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी में विजेता है आपके विदर्भ, और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता आपके प्यारा केरल था, जो कि भारत के दक्षिणी इलाके के अंदर है। तो आप 1 और 4 को चूज करोगे, ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है किन किन टीमों के मध्य? तो इन 2 टीमों के मध्य खेला गया, यही बात इसने लिख रखी है। फाइनल मुकाबला कहां पर होता है? नागपुर के अंदर फाइनल मुकाबला होता है। अच्छा, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? ये साथियों देखो 15वें नंबर की है पहली बात तो, और हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप है। ये वुमेन्स की चैंपियनशिप है साथियों, सीनियर कैटेगरी के अंदर वुमेन्स चैंपियनशिप है, महिला चैंपियनशिप है, और ये हॉकी इंडिया की है। अच्छा, इसका आयोजन पूछ रहा है कहां पर हुआ था? तो आपको अच्छे से पता है पंचकुला हरियाणा के अंदर इसका आयोजन होता है। कहां पर आयोजन होता है? पंचकुला हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें साथियों कि इस चैंपियनशिप को जीता किसने है, तो आपके जो झारखंड है, इस झारखंड ने हरियाणा को हरा करके, क्योंकि हरियाणा में आयोजन होता है और फाइनल मैच में हरियाणा को ही हरा दिया जाता है, और झारखंड इसको हराता है, जीत लेता है। कांस्य पदक इसमें मिलता है मिजोरम को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिलता है अलबेला रानी टोपो को, और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का खिताब मिलता है अंजलि बेंजिया को। इतना जरूरी नहीं है, याद मत रखना, इतना याद रख लेना, झारखंड ने जीता है। आपके जो वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, कौन सी वुमेन की चैंपियनशिप हुई थी? हॉकी इंडिया के अंदर सीनियर वाली, और ये भी कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। 28 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था, इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ज्यादा यही है कि आपके ताऊ देवीलाल हॉकी स्टेडियम है पंचकुला हरियाणा के अंदर, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो आपकी वर्ल्ड लेवल पर जूनियर शतरंज चैंपियनशिप हुई थी साथियों, इसमें गोल्ड मेडल जीत करके आते हैं आपके प्रणव वेंकटेश, इनका नाम याद रख लेना। प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था साथियों, स्वर्ण पदक जीता था। आगे बात करें, मार्च 2025 में आयोजित एशियाई
चैंपियनशिप, ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होना चाहिए था, है ना, यहां पर आना चाहिए था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो ये जो आपके साथियों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। कुल पदक जीते हैं आपके कितने, इसके अंदर भारत ने 10 जीते हैं। और 10 पदक किस प्रकार से जीते हैं, तो एक तो जीता है आपके गोल्ड मेडल, 3 जीते हैं आपके सिल्वर मेडल और 6 जीते हैं इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाता है, अम्मान जॉर्डन के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें साथियों विजेता टीम रहती है कौन सी, आपकी ईरान, 9 स्वर्ण पदकों के साथ में। तो एक तो ये वाली लाइन याद रख लेना, और एक आपका जो प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत 1, 3, 6 के साथ में कुल 10 पदक जीत करके कौन से स्थान पर रहता है, चौथे स्थान पर रहता है। और स्वर्ण पदक किसने जीता, ये जरूर याद रख लेना, स्वर्ण पदक आपकी मनीषा भानवाला ने जीता था। भारतीय पदक विजेता खिलाड़ियों में मनीषा भानवाला का नाम याद रख लेना। बाकी रजत पदक किसने जीता, कांस्य पदक किसने जीता, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मनीषा भानवाला का नाम जरूर याद रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जनवरी 2025 में संपन्न हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स, देखो प्यारा सा सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन आपके पहले ही हो गया था, कितने चरणों में हुआ था गुरुजी, 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण कहां पर हुआ था, पहला चरण लद्दाख के अंदर हुआ था। उसका विजेता कौन था, उसका विजेता भी आपके लद्दाख ही था, क्योंकि ये विंटर गेम्स की बात कर रहा है। अभी मैंने आपको राजस्थान वाले में पढ़ाया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हालांकि आगे भी सवाल आएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण, 2वां संस्करण जो है साथियों हाल ही में आयोजित हुआ था नई दिल्ली के अंदर। 2वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, जिसको किसने जीता था, आपके हरियाणा ने जीता था। न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन होता है। अपन बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण लद्दाख में होता है और लद्दाख ही इसको जीतता है। दूसरे चरण का आयोजन कहां पर किया जाता है, दूसरे चरण का आयोजन आपके गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। कहां पर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे चरण का आयोजन किया जाता है। ये कह रहा है इस गेम्स में ओवरऑल चैंपियन कौन बना था, तो आपकी जो भारतीय सेना है साथियों ये ओवरऑल चैंपियन बनी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके राइट आंसर होगा। लद्दाख लेह लद्दाख के अंदर पहला चरण, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दूसरा चरण। पहला चरण जो है वो जीतता कौन है, आपके लद्दाख ही जीतता है। दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये दूसरा चरण आपके भारतीय सेना जीत लेती है। भारतीय सेना कितने पदक के साथ जीतती है, 7 गोल्ड मेडल, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ में कुल 18 पदक जीतती है भारतीय सेना। और इस प्रकार से गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण को आपके कौन जीत लेता है, भारतीय सेना जीत लेता है। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का क्या नाम था, आ गया आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी, इसके बारे में भी जान लो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे नंबर के है, संस्करण कौन सा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, संस्करण तो गुरुजी इसका दूसरा है। अच्छा, आयोजन कहां पर हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं गुरुजी राजस्थान वाली क्लास के अंदर, आयोजन इसका नई दिल्ली के अंदर हुआ था। पहले बिहार में आयोजन होना था लेकिन वो कैंसिल करके नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसमें विजेता कौन बना था, इसमें विजेता बना था आपका कौन, हरियाणा। इसकी अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, इन पैरा गेम्स के अंदर आपके साथियों क्या रखा गया, शुभंकर, शुभंकर रखा गया आपके उज्ज्वला। उज्ज्वला जो है आपकी गोरैया चिड़िया होती है, इस गोरैया से प्रेरित शुभंकर रखा गया है। किससे प्रेरित, गोरैया से प्रेरित। आपने अगर रोबोट 2.0 मूवी देखी हो, उसके अंदर अक्षय कुमार जी जो है वो गोरैयाओं को बचाने के लिए, चिड़ियाओं को बचाने के लिए काम करते हैं। जो आपकी ये टावर, मोबाइल टावर होते हैं, उनसे निकलने वाली रेडिएशन इन चिड़ियाओं का मार्ग भटका देती है, उनको पथ से भटका देती है। तो इस प्रकार से चिड़ियाओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। उज्ज्वला जो है गोरैया से प्रेरित शुभंकर है आपका, किसका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ये भी ध्यान रखोगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसमें देखो एक तो आयोजन कहां पर होता है, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजन होता है। जो आपके उद्घाटन स्थल है फेडी इंडोर हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में उद्घाटन किया जाता है। शुभंकर आपके उज्ज्वला था, घरेलू गोरैया जो होती है वो इसका शुभंकर था। पदक तालिका में हरियाणा आपका पहला स्थान था, हरियाणा पहला स्थान लेकर के टोटल 104 पदकों के साथ में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर टोटल
34 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 इसने रजत पदक जीते हैं और 31 इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसको याद रखो, जरूरी नहीं, याद रखो जरूरी नहीं, स्टार इसको लगा लो। राजस्थान साथियों चौथी रैंक पे आया है, 64 पदक जीते हैं, 22 जीते हैं आपके स्वर्ण पदक, 18 जीते थे रजत पदक और 24 जीते थे आपके ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। बाकी सीक्वेंस याद रख लेना, हरियाणा इसके अंदर आपके फर्स्ट रैंक पर था, तमिलनाडु सेकंड रैंक पे था और यूपी आपके थर्ड रैंक पे था और राजस्थान जो है आपका प्यारा राजस्थान फोर्थ रैंक पे था। टोटल 64 मेडल जीतते हुए राजस्थान चौथे स्थान पर आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर। सवाल अगला बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्या कहना चाह रहा है, मार्च 2025 में हुई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करो। आपको पता है हर महीने के अंदर किसी ना किसी पद के ऊपर किसी ना किसी की नियुक्ति होते ही रहती है। जैसे आपने सुना होगा भारत के आपके वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, अभी नए न्यायाधीश बनने वाले हैं आपके, अभी वर्तमान में, पहले तो आपके डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनकी जगह पर आगे संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना की अब जगह लेने वाले हैं BR गवई, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, BR गवई, संजीव खन्ना के जैसा ही एक और नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है, तो वो आपके RBI के गवर्नर है। यहां पर देखो 2-3 चीजें मैंने आपको जो बताई ये भी आप ध्यान रख लेना। देखो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके जो है साथियों गवर्नर, गवर्नर कौन है इसके गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा किसके गवर्नर है, RBI के गवर्नर है। एक मैंने आपको नाम बताया था संजीव खन्ना का, संजीव खन्ना कौन है, संजीव खन्ना वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है, CJIA, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इनकी जगह अब लेने वाले हैं 14 मई 2025 को। क्यों, क्योंकि 14 मई को इनका क्या हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 14 मई 2025 को इनकी जगह पर कौन आ जाएंगे, आपके BR गवई आ जाएंगे। और BR गवई के बारे में एक खास बात आपको जो ध्यान रखनी है, स्टार लगा करके ध्यान रखनी है, वो बात यह है BR गवई साथियों दूसरे नंबर के दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे, दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथियों। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले ये दूसरे दलित न्यायाधीश है। आपके लिए एक काम छोड़ रहा हूं, प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे, कब उनकी नियुक्ति की गई थी और कितना उनका कार्यकाल था, ये बात कमेंट बॉक्स में आकर के आपको छोड़नी है। अब अपन अपने सवाल के ऊपर आ जाते हैं। सवाल ने बोला है कि कुछ नियुक्तियां दी हुई है, इस तरफ संस्था है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है, कौन सी संस्था का अध्यक्ष कौन बना है, बता दो भाई साहब। पहला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष जो है अशोक सिंह ठाकुर बने हैं। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है साहब, ये वाली पहली बात तो सही है। सवाल में तो पूछा है कि असंगत बताओ, यानी कि जो सही नहीं है वो बताना है। दूसरा कह रहा है सदस्य किसके, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है साथियों, इकोनॉमिक जो सजेशन काउंसिल है उसका साथियों सदस्य कौन बने हैं, संजय कुमार शर्मा बने हैं। सही बात है क्या, ये वाली बात भी सही लागे से। अच्छा, अगला कह रहा है कि भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, अजय सेठ बने हैं। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, भारत के जो है साथियों रक्षा लेखा महानियंत्रक अजय सेठ नहीं बने हैं। आप कहोगे फिर सर अजय सेठ कौन बने हैं, तो अजय सेठ तो साथियों वित्त सचिव बने हैं। कौन बने हैं, अजय सेठ क्या बने हैं, वित्त सचिव बने हैं। इसका मतलब इसमें गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी बनी है क्या, तो ये वाली बात भी सही है, अंजू राठी बनी है पहली महिला विधि सचिव। ये पहली महिला विधि सचिव है तो इसको स्टार लगा करके रख लो। यहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है, अंजू राठी का नाम याद रखना है। सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजय सेठ जो है वो वित्त सचिव बने हैं, तो आप ये कह सकते हो कि सर भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो ये आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं आपके मयंक शर्मा। मयंक शर्मा का भी नाम याद रख लेना। एक ही सवाल में सारी नियुक्तियां आपकी कवर हो गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको फिट इंडिया आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। फिट इंडिया आइकन, फिट का नाम सुनते ही समझते हैं, दिमाग में आता है यार किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ही नियुक्त किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी घालमेल है। स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं बल्कि एक एक्टर को नियुक्त किया गया है। हालांकि आप ऋषभ पंत का नाम चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको चूज करना होगा आयुष्मान खुराना को। ये साथियों क्या है, ये एक एक्टर है, एक अभिनेता है। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नियुक्त किया गया है। अच्छा, ऋषभ पंत के बारे में एक बात ध्यान रख लेना, ऋषभ पंत हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी है साथियों, ट्रेवल एजेंसी का नाम है
गो इबीबो नाम की जो ट्रेवल एजेंसी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है किसको? ऋषभ पंत को। बाकी आयुष्मान खुराना जो है ये आपके फिट इंडिया आइकन के लिए नामित हुए हैं, और श्रीकांत जो है आपके ये विजन 2020 इंडिया के सद्भावना दूत बने हैं। ये सद्भावना वर्ड आज की क्लास में दूसरी बार आ गया है। यूनिवर्सल पावर्स चाह रही है कि आप सद्भावना नाम की भावना को अपने तह तक, अपने दिल में, अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतार लो। सद्भावना का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, कुल मिलाकर के आपने देखा होगा, किसी को सुना होगा कि यार ये बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। काइंड हार्टेड पर्सन का मतलब जिसके दिल में दयालुता हो, मानवीयता के प्रति, इंसानियत के प्रति, सजीवों के प्रति, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, किसी प्रकार के जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, हर तरह के जीव के प्रति आपके मन में अगर दया का भाव है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने का भाव है, किसी को नुकसान पहुंचाने से आपको तकलीफ होती है, कोई खुश रहते हैं तो आप खुश होते हो, मतलब आपके अंदर सद्भावना है। और जिनके अंदर सद्भावना होती है वो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। और ऐसे इंसान जो काइंड हार्टेड होते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का द्वेष छल कपट नहीं होता है, ऐसे इंसान अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत सुकून से जिंदगी जीते हैं। अल्टीमेटम क्या होता है? हम आज मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेहनत इसलिए कर रहे हैं जॉब लग जाए। जॉब लगने से क्या होगा कि सर जॉब लगने से पैसा आएगा। पैसा आने से क्या होगा कि सर हमारी ज़रूरतें पूरी होगी, और ज़रूरतें पूरी होने से क्या होगा कि हम खुश हो जाएंगे। यानी कि अल्टीमेटली आज पूरी दुनिया जो कुछ कर रही है वो किस लिए कर रही है? खुश रहने के लिए कर रही है। अगर बात पापी पेट की हो कि पेट भरने के लिए, तो पेट तो दाल रोटी से भी भरा जा सकता है। फिर इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े बिजनेस करने की क्या आवश्यकता है? हर कोई चाहता है कि अल्टीमेटली खुशी मिले, और खुशी कभी भी आपको बाहर की चीजें नहीं दे सकती। खुशी कभी भी आपको पैसा या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं दे सकता। खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप दिल से अच्छे इंसान हो, और आप जो चीजें आपके पास है उन्हीं चीजों का आनंद लेना जानते हो, प्रेजेंट टाइम के अंदर आप जीना जानते हो। नो डाउट आपको आशावादी होना चाहिए, एम्बिशियस पर्सन होना चाहिए, सपने देखने चाहिए, सपनों के लिए काम करना चाहिए। सपने देखेंगे तभी उनके लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। लेकिन उन सपनों के पीछे या लालच के चक्कर में आकर के इस तरीके से दौड़ भाग करना कि हाँ हम खुशी को ही भूल जाएं, जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं उस मूल उद्देश्य को ही भूल जाएं, तो फिर उस चीज का कोई सेंस नहीं रहता है। तो सद्भावना जिनके अंदर रहती है वो जीवन भर हमेशा खुश भी रहते हैं। यानी कि वो अल्टीमेट जो गोल होता है लाइफ का, उस अल्टीमेट गोल को भी वो अचीव जल्दी कर पाते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई। सवाल कह रहा है अगला, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कब मनाया जाता है? सबको पता है सर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री होता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब महिलाओं को सम्मान देने के लिए केवल एक ही दिन तय कर दिया है। हालांकि ये दिन ऑफिशियल रूप से तय करा है कि इस दिन प्रायोरिटी महिलाओं की रखी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिला दिवस एक तरीके से मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के प्रति सम्मान, उनके प्रति आपके मन में आदर की भावना हमेशा ही रहनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि एक दिन है तो आप बस के अंदर सीट दे दोगे महिला को, आप उठ करके सीट किसी महिला को दे दोगे। क्यों भाई, एक दिन ही क्यों? वो महिला जो आज 8 मार्च के दिन महिला है, कल भी तो महिला थी और कल भी तो वो महिला रहेगी, यानी कि वो तो पूरे जिंदगी भर महिला है। तो उसके प्रति सम्मान की भावना, उसके प्रति आदर की भावना आपके मन के अंदर होनी चाहिए, और वो हमेशा होनी चाहिए, किसी एक दिन होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये जो ऑफिशियल रूप से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पूछ रहा है कि थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी एक्सीलरेट एक्शन। इसको सही कर लेना, एक्सीलरेट एक्शन, ये थीम रखी गई थी 2025 में जो महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, किसकी? अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण थीम है। इस सवाल को स्टार लगा लो। यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में टपकने की प्रबल संभावना है। जितने भी दिवस आए थे मार्च महीने के अंदर, सारे दिवस और किस डेट को वो दिवस आया था और उसकी थीम क्या थी, सारी चीजें अपन एक ही स्लाइड के अंदर जानने वाले हैं। देखो, 1 मार्च को कौन सा दिवस अपन मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं गुरुजी शून्य भेदभाव दिवस। यानी कि इस दिन हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ऊंच नीच, जात पात, काला गोरा, गरीब अमीर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये शून्य भेदभाव दिवस है। शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, यानी कि हम साथ में खड़े हैं। ये थीम थी किसकी? शून्य भेदभाव दिवस की। तो भेदभाव दिवस से आप ये तो याद रख लो कि वी स्टैंड टुगेदर, ये थीम थी किसकी? हम साथ में खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर, आपके शून्य भेदभाव दिवस की। भेदभाव नहीं करना तो मतलब साथ खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ऊपर खड़ा होऊंगा, तुम नीचे खड़े होगे, तुम्हारी कास्ट ऐसी है वैसी, नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो शून्य भेदभाव, इसका मतलब वी स्टैंड टुगेदर कब मनाया जाता है? महीने के शुरुआत में 1 मार्च को।
अगली बात आती है 3 मार्च की। 3 मार्च के दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास करी थी उसमें भी डिस्कस करा था कि आपके जो विश्व वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, एक तरीके से आप कह सकते हो इसको विश्व वन्य जीव दिवस, ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इसकी थीम रखी गई थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 8 मार्च को आपके महिला दिवस मनाया गया। एक्सिलरेट एक्शन, एक्सिलरेट एक्शन का मतलब, वैसे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। एक्सेलरेट एक्शन मतलब जल्दी से एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना। इस प्रकार की थीम रखी गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसकी थीम क्या थी सर? सतत जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, यानी कि सतत जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव करना है। उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे, कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता कौन है? जो कोई भी जाकर के किसी दुकान से सामान खरीदता है वो उस उपभोक्ता बन जाता है। उपभोक्ता यानी कि हम चीजों का उपभोग कर रहे हैं तो हम सभी उपभोक्ता है, हम सभी कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई सतत जीवन शैली। उपभोक्ता कौन होता है? जो सामान खरीद के लाता है जीवन शैली जीने के लिए। तो सतत जीवन शैली के लिए क्या? एक बदलाव, एक उचित बदलाव करने की आवश्यकता है। आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको अच्छी चीजें खानी है, आपको नेचुरल डाइट लेनी है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और ये इसकी थीम रखी गई। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई देखभाल और साझेदारी। क्या थीम रखी गई? देखभाल और साझेदारी, प्रसन्नता दिवस की। और 21 मार्च आपके अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ये फॉरेस्ट डे, वन और भोजन, ये इसकी थीम रखी गई। आपने देखा होगा अभी तेलंगाना के अंदर जिस प्रकार से पक्षियों के साथ वहां के वन को उजाड़ा गया, बहाना क्या दिया गया कि ये तो सरकारी भूमि है साहब, यहां पर तो ऑफिशियल रूप से ये वन अभिलेखों के अंदर ये वाली भूमि आपकी नोटेड ही नहीं है। अब भाई साहब आपको इतना तो दिख रहा है, इतनी तो आप में इंसानियत है कि यार यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जीव जंतु रह रहे हैं, तो आपको प्रयास तो ये करना चाहिए था कि यार इस भूमि को भी आप वन अभिलेखों के अंदर जुड़वाओ। जबकि आप ये बहाना दे रहे हो कि वन अभिलेखों में ये जुड़ी हुई नहीं है, सरकार की भूमि, हम तो वन उजाड़ेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। अरे काहे का डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट नहीं है, ये उल्टा तुम लोग अपने आप को नीचे गिरा रहे हो। प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़, प्रकृति के जीवों के साथ, पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ इंसान करता रहेगा, उतनी ही दुर्दशा आने वाले टाइम में जीवन की होती रहेगी। और ये एक तरीके से अपने अंत के लिए एक तरीके से दीवार खड़ी करना है इंसान के खुद के द्वारा, नहीं होना चाहिए था। हालांकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी। इसको याद रखोगे आप। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है इसकी थीम थी वन और भोजन। अब वन के अंदर ही तो सारे के सारे जीव जंतुओं के लिए भोजन होता है। हमारे लिए भी वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, बहुत प्रकार के फल फ्रूट वगैरह, कंदमूल वगैरह प्राप्त होते हैं, बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती है। तो इसको आप याद रखोगे, वन और भोजन। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपके विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। जल दिवस, ग्लेशियर पिघल करके, ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलता है, पिघलने की वजह से समुद्र के जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपके ग्लेशियर पिघलते जाएंगे दुनिया भर के, वो पिघलेंगे, पानी बनता जाएगा और पूरी की पूरी पृथ्वी का स्थल भाग खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में सारी पृथ्वी नीली दिखाई देगी, पूरा का पूरा भाग आपके जल हो जाएगा। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लेशियर पिघल करके किस में बदलते हैं? जल में बदलते हैं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन आपके इसकी थीम रखी गई ग्लेशियर संरक्षण दिवस। 22 मार्च से याद आया, 2 दिनांक और है, एक आपकी 22 अप्रैल और एक आपकी 22 मई। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को आपके जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता संरक्षण दिवस। इसको भी छाप के रख लो, सवाल आ सकता है। किस संस्था ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन किया था? ये आपके CISF, हाल ही में इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ये जो है साथियों CISF के द्वारा जो है आपके किसका साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था? ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन। अगला सवाल, मार्च 2025 में संपन्न हुए विभिन्न युद्ध अभ्यास और उनके संस्करण का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको युद्ध अभ्यास दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका संस्करण दिया हुआ है। कह रहा है कि वरुण जो युद्ध अभ्यास है ये साथियों कौन कौन से देशों के बीच में होता है? तो आपको याद रखना है, वरुण जो है ये होता है आपके भारत और फ्रांस के बीच में। इसको छाप करके रख लो, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है आपके कौन सा? वरुण। दूसरी बात कर रहा है बोंगो सागर 2025। बोंगो सागर जो युद्ध अभ्यास है साथियों ये होता है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में।
किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और लास्ट वाला क्या है आपके सामने? खंजर। खंजर 2025 का आयोजन हुआ है हाल ही में, ये होता है आपके भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में? किर्गिस्तान और भारत के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है आपका कौन सा? खंजर। अब ये जो वरुण है इसका हाल ही में 23वें संस्करण का आयोजन हुआ है, और बोंगो सागर के आपके हाल ही में 4थे संस्करण का आयोजन हुआ है, और आपका जो खंजर है इस खंजर का साथियों आपके 12वां संस्करण हुआ है। तो आपको क्या करना है? वरुण का 23वां संस्करण है, बोंगो सागर का आपके कौन सा? 4था संस्करण है, और खंजर का 12वां संस्करण है। तो इसको इस प्रकार से आप मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिल जाएगा। कौन कौन से देशों के बीच में है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा संस्करण था ये भी लिखा हुआ है, कहाँ आयोजन हुआ ये जरूरी है। आपके जो वरुण सागर का आयोजन हिंद महासागर में होता है, और आपके भारत बांग्लादेश के बीच में होने वाला बोंगो सागर इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में होता है, और आपके किर्गिस्तान के अंदर आयोजन होता है खंजर का तोकमोक किर्गिस्तान के अंदर। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2025 में आयोजित हुए विभिन्न सम्मेलन और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। आपको यह बताना है कि आयोजन स्थल कौन सा गलत है। पहला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र। इस 69वें सत्र का आयोजन कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क के अंदर होता है। सही बात है। आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक, इस 14वीं बैठक का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया जाता है? न्यू दिल्ली के अंदर, जबकि ये कह रहा है सिंगापुर के अंदर, तो ये वाला गलत हो गया। भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन, यानी कि भारत ने साथियों 2047 का विजन रख के भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर किया था? नई दिल्ली के अंदर। तो ये सही बात है। और आपका भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक का आयोजन भी आपके रोम के अंदर किया गया था। इसने असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर बी अपना असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला सिंगापुर, जबकि राइट आंसर उसका क्या होगा? दिल्ली होगा। तो आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया जाता है? नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। इसके बारे में और बात जान लो। भारत और सह अध्यक्ष राष्ट्र कौन है? भारत और मलेशिया है, क्योंकि मलेशिया के बीच में होने वाली है ये आसियान की। मुख्य विषय इसमें आतंकवाद रोधी रणनीतियां बनाना है, यानी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करना है ताकि पूरी तरह से टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके, उसको पूरी तरह से रोका जा सके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, मार्च 2025 में भारतीय विदेशी मंत्रालय और किसकी साझेदारी में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? हाल ही में साथियों आपको पता होगा रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया जाता है, जहां पर न्यूजीलैंड के आपके जो प्रधानमंत्री आते हैं वो मुख्य अतिथि होते हैं, और भारत का विदेश मंत्रालय और आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये दोनों मिलकर के रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन करते हैं। कहां पर होता है रायसीना डायलॉग का आयोजन? नई दिल्ली के अंदर आपके रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। देखो आयोजन होता है रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली के अंदर, 10वां संस्करण है। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों मिलकर के आयोजन करते हैं। मुख्य विषय क्या था? काल चक्र, पीपुल्स पीस एंड प्लेनेट, ट्रिपल पी, पीपुल्स पीस एंड प्लेनेट, यानी कि लोगों के लिए शांति और पृथ्वी के लिए शांति। इसके लिए साथियों उद्घाटन करा था आपके मोदी जी ने, और उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि आपके क्रिस्टोफर लसन थे, जो कि कहां के प्रधानमंत्री है? आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। एक सिंगल सवाल यह भी आ सकता है कि आपके रायसीना डायलॉग के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन से देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे? तो आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे रायसीना डायलॉग, जो कि 10वां संस्करण था नई दिल्ली के अंदर। यह सवाल, मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? मेरे प्यारे साथियों इसको ना आप ट्रिपल स्टार लगा लो। क्या कर लो? इसको ट्रिपल स्टार लगा लो। और ट्रिपल स्टार इसलिए क्योंकि इस स्लाइड पे मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं वहां से एक सवाल तो पक्का टपकेगा, 100% टपकेगा। 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है, किसको किया है? पहले सवाल की बात करें तो आपका जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान के अंदर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं, वो आपके राजस्थान के अंदर है, जहां पर आपका खिंचन पक्षी भी पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो माधव राष्ट्रीय पार्क है ये बना हुआ है क्या? 58वां बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, 58वां टाइगर रिजर्व। कौन बना है? आपके माधव। और माधव कहाँ का है? ये माधव है मध्य प्रदेश का, MP का। अब आपको क्या करना है? इससे पीछे जाना है, 57वां याद रखना है, इससे पीछे जाके 56वां याद रखना और 55वां भी याद रखना है।
इसके अलावा एक बात ये भी याद रखनी है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से? क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जहां अकेले के अंदर 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जैसे ही आपके माधव को ऑफिशियल रूप से टाइगर रिजर्व बनाया, ये देश का 58वां बना है, लेकिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है साथियों। मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का? 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। आपको पता है राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में तो सर 5 ही टाइगर रिजर्व है। और 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? जो देश का 55वां था वो राजस्थान का 5वां था। देश का 55वां राजस्थान का 5वां था। इसका नाम था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। क्या नाम था? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ये याद रखोगे, राजस्थान का 5वां, राजस्थान का कौन सा है? ये 5वां है और देश का 55वां है। 56वें नंबर का कौन सा था? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, शॉर्ट में लिख दूं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहाँ का था ये छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ का था और देश का कौन से नंबर का था? ये 56वें नंबर का। 57वें नंबर का कौन सा बनता है? तो 57वें नंबर का आपका रातापानी टाइगर रिजर्व बनता है। कौन सा? रातापानी टाइगर रिजर्व। और ये रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है सर। ये दोनों रेगुलर मध्य प्रदेश के बन गए हैं, तो ये बात ध्यान रखोगे। ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। ये मिलान वाले ऑप्शन के अंदर दे सकता है कि सम्मिलित करो। इस प्रकार का सवाल देकर के आपको बोल देगा कि सम्मिलित करो, 55वां कौन सा है, 56वां कौन सा है, 57वां कौन सा, 58वां कौन सा। राजस्थान के संदर्भ में भी पूछ सकता है, तो भी आपका सवाल सही होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें इसके बारे में। इसका साथियों क्षेत्रफल कितना है? कुल 1751 वर्ग किलोमीटर है। कोर क्षेत्रफल 375 है, बाकी आपके बफर क्षेत्र है 1276। और आपके जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है आपके कौन? भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 मार्च 2025 को कंजर्व, कनेक्ट और क्रिएट, ट्रिपल सी की बात कर रहा साथियों। कंजर्व, कनेक्ट और क्रिएट विषय के साथ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर होता है? याद रखना है, बार्सिलोन स्पेन के अंदर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, ट्रिपल सी विषय के ऊपर आधारित, कंजर्व, क्रिएट और कनेक्ट। अगला है भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन मार्च 2025 में कहां किया गया? ये आपके किया गया प्यारे साथियों वृंदावन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में आपके मोदी जी ने किस राज्य में वनतारा वन्य जीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? वनतारा का नाम तो आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था वनतारा। आपकी जो रिलायंस कंपनी है, उस रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी जी की, उनके पुत्र अनंत अंबानी जी, उनके द्वारा साथियों इस वनतारा को चलाया जा रहा है। और यहाँ पर लगभग 118 प्रजातियां पाई जाती है अलग अलग जंतुओं की, जहां पर गिलेरियां, शेर, हाथी सारी प्रकार के हैं। तो ये कहां पर है? ये आपका गुजरात के अंदर है साथियों वनतारा, क्योंकि गुजरात के अंदर ही इनकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज है। वहीं पर इन्होंने क्या करा है? वनतारा वन्य जीव बचाओ और पुनर्वास संरक्षण केंद्र है, उसका उद्घाटन जो है वो मोदी जी के द्वारा करवाया है। मोदी जी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो भी शेयर करा था। राष्ट्रीय रोपवे विकास परियोजना, ये जो साथियों नेशनल रोपवे डेवलपमेंट परियोजना है, इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त उत्तराखंड के अंदर सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक एक क्या बनाया जा रहा है? रोपवे बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 12.9 किलोमीटर लंबाई ये रोपवे होगा। कहां से? सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ के बीच में 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनने जा रहा है। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। इसरो के द्वारा श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन 2025 में कहां पर किया गया? यह आपका आईआईटी मद्रास के अंदर किया गया। कहां पर? आईआईटी मद्रास के अंदर। और ये किसने करा है साथियों? ये आपके इसरो ने करा है। फ्लूइड एंड थर्मल साइंस के लिए रिसर्च सेंटर खोला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। किसके लिए? फ्लूइड एंड रिसर्च थर्मल साइंस के लिए। 97वें नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड थे 2025 के, इसके संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ए रियल पेन, ये वाली थी क्या? ये तो बात गलत है। दूसरी बात कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निदेशक शान बेकर थे क्या? बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी थे, ये भी सही बात है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगा ये, है ना, ये थी आपकी माइकन मेडिसन। तो ये तीनों ही बातें सही होगी। तो फिर गलत क्या हो गया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? ए रियल पेन। ए रियल पेन नहीं थी, अनोरा नाम की जो फिल्म थी वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। ये 97वें ऑस्कर की बात कर रहा है। 97वें ऑस्कर के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो आपकी अनोरा को मिलता है। ये वाली बात तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। बाकी सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी ध्यान रखना है। एड्रियन ब्रोडी और माइकी मेडिसन थे।
चलो आगे देखते हैं। लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया, लंदन के अंदर स्थित एक थिंक टैंक, नाम क्या है? ब्रिज इंडिया। इसके द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? कौन से वो अभिनेता है? वो आपके चिरंजीवी जी है, जिनको सम्मानित किया गया है ब्रिज इंडिया के द्वारा। किसके लिए? पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप, यानी कि जो सांस्कृतिक नेतृत्व है उसके तहत साथियों वो क्या करते हैं? वो करते हैं आपके पब्लिक सर्विस, यानी कि पब्लिक को, लोगों को सेवा देने का काम करते हैं। इनके लिए साथियों अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन, इनको इस बात में एक्सीलेंस थी इसलिए चिरंजीवी को सम्मानित किया गया लंदन स्थित थिंक टैंक के द्वारा। भारत की लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव, अर्चना जाधव लंबी दूरी की धाविका, इनके ऊपर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगा है? इनके ऊपर हाल ही में साथियों डोपिंग के केस में 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। किसे मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया आपके डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। और मैंने आपको भी पीछे बताया आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वो आपके संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा और संजीव खन्ना दोनों नाम बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले हैं। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी जगह बी आर गवई लेने वाले हैं। भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? किसकी बात कर रहा है? जगुआर फाइटर जेट की बात कर रहा है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन। इसके अंदर पहली महिला फाइटर ये कौन बनी है? आपकी तनुष्का सिंह बनी है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इस देश के प्रधानमंत्री 16 से 20 मार्च 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे साहब, मैंने आपको बताया अभी पीछे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आते हैं, रायसीना डायलॉग 10वें संस्करण का क्या करते हैं? उसके अंदर मुख्य अतिथि रहते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आते हैं आधिकारिक तौर पर 16 से 20 मार्च को। और इसके बाद न्यूजीलैंड के किसी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा है 2016 के बाद, इससे पहले करी नहीं थी। रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि ये थे। और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत ओशन पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का क्या किया गया था? सदस्य बनाया गया था। 2026 में खेल एकता नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यह भी यहां पर घोषणा हो जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में किस देश के 57वें नंबर के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया? अभी मैंने आपको पीछे बताया मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। 57वें नंबर का उनका जो कौन सा था? राष्ट्रीय दिवस था, स्थापना दिवस। उस समारोह के अंदर भाग लेते हैं। और मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका क्या नाम था? नाम था ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, इसके द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इसके द्वारा सम्मानित होते ही मोदी जी को 21 अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों से सम्मानित किया जा चुका है। यह बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। बात इतनी सी ध्यान रखना कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? उनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। इनके द्वारा तो साथियों क्या किया गया था? इनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान और 20 परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था। जबकि मोदी जी को यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है नाम है धर्मवीर गोकुल। इन धर्मवीर गोकुल के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मॉरिशस का है वो मोदी जी को प्रदान किया गया। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट है, ये कहना चाह रहा है इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। 20 मार्च 2025 को जारी होती है, सही बात है। 13वीं वार्षिक रिपोर्ट है, सही बात है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, बिल्कुल सही बात है। 148 देशों में से सूची में भारत का स्थान 118वां है। यहां पर गड़बड़ कर दी, 148 देशों की सूची नहीं जारी हुई है, 147 देशों की सूची जारी हुई है, जिसमें भारत का स्थान 118वां बहुत ही खराब स्थान है। यानी कि दुनिया वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो भारत एक खुशहाल देश नहीं है। जबकि आप आओ कभी हमारे भारत के गांवों में, खेतों की खुशहाली में, कितना खुशहाल देश है भारत। कुछ अपवाद तो हर जगह होते ही हैं, लेकिन भारत की असली खुशहाली है भारत के गांवों में, क्योंकि भारत का हृदय है भारत के गांव, भारत का दिल है भारत के गांव। अब उन गांवों के अंदर आप कभी आओ तो आपको पता चले लोगों के मुंह पर, लोगों के चेहरे पर निस्वार्थ भाव से जो मुस्कान आपको देखने को मिलती है, दिल को गदगद कर देती है। शहरों के अंदर भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं खुशहाली के अंदर नीचे आते जा रहे हैं, खुशहाल नहीं है। भारत 118वें स्थान पर है 147 देशों में से, तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करो, 1 2 3 सत्य है, बाकी ये वाला गलत हो जाएगा। बताया मैंने आपको 147 है, 148 नहीं है, बाकी सारी चीजें लिखी हुई है। ये आगे देखो, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कितने देशों ने WHO के वार्षिक औसत PM 2.5 दिशा निर्देश
5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के अंदर है इसको पूरा किया है। इसका मतलब है कि आपकी वायु जो है वो कितनी शुद्ध है, उसके अंदर कितनी ज्यादा अशुद्धता मिली हुई है। ये जो WHO है इसने बोला है कि आपके साथियों 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 घन मीटर के अंदर 5 माइक्रोग्राम जब तक आपके वायु है, 5 माइक्रोग्राम तब तक जो है क्या है दिशा निर्देश 5 माइक्रोग्राम तब तक तो ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि WHO का वार्षिक औसत कितना है 2.5 है। इसको साथियों पूरा किया है, इसको पूरा करने वाले दुनिया के कितने देश है, इसको पूरा करने वाले आपके दुनिया के 7 देश है मात्र। बाकी भारत के अंदर जहां पर WHO कहता है कि आपके साथ 2.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 दिशा निर्देश दिए हुए हैं। भारत के अंदर लगभग 128 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है वायु का साथियों औसत। अब ये कितना ज्यादा नुकसानदायक है, कितना ज्यादा हानिकारक है कि भारत की वायु जो है वो शुद्ध नहीं है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। विश्व के 7 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, इस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और आपके न्यूजीलैंड, ये 7 देश है जो कि 2.5 दिशा निर्देश को पूरा करते हैं। बाकी ओशानिया दुनिया का सबसे स्वच्छ, सबसे ज्यादा स्वच्छ जो है ये आपके ओशानिया है। और चाड सबसे प्रदूषित देश है, सबसे प्रदूषित चाड है। बाकी बनीरहाट और भारत सबसे प्रदूषित महानगरों के अंदर आते हैं। लास्ट एंड फाइनल सवाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित सूचकांक वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है इसमें, जबकि भारत की रैंक इसके अंदर कौन सी है? 24वीं रैंक है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, उसके लिए स्वतंत्रता है। संदर्भित सूचकांक वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, इसमें भारत 24वें स्थान पर है। भारत में कोई भी मुक्त रूप से नहीं बोल सकता। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? साहब सरकारी नौकरियों का तो पता नहीं, लोगों को, विद्यार्थियों को रोजगार देने का तो पता नहीं, सांसदों की पेंशन और भत्ते बढ़ाते जाओ। 24% की वृद्धि कर दी है सांसदों के वेतन और भत्तों के अंदर। जनता का पैसा खाते जा रहे हो, काम कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो। 21 मार्च को सूचना जारी होती है, प्रभावी हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से, इसको 2025 कर लेना। पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की इन्होंने क्या करी है? वृद्धि करी है। यहाँ आकर के कंप्लीट होती है साथियों अपनी ये क्लास। और यहाँ लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से जो कोई भी साथी अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है उस पर कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहता है तो जाकर के NR21 का कूपन कोड आप यूज कर लेना। आपको वहां पर 21% की साथियों बिल्कुल सीधी छूट मिल जाएगी, है ना। मैथ्स के अंदर बट्टा और छूट वाला चैप्टर आप पढ़ते होंगे। 21% की छूट 2000 के कोर्स पे मिल गई तो सोचो जरा कितनी छूट, 420 रुपए की छूट आपको वहां पर मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन चीज चल रही है क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी है, हर एक एग्जाम का वीडियो कोर्स भी है। बाकी चतुश्रेणी का वीडियो कोर्स फ्री करवाने वाले हैं। पटवार के लिए पर्टिकुलर कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। हाँ, जो साथी लास्ट टाइम में पटवार का एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए एक सौगात। आपको क्या करना है, पटवार की जो टेस्ट सीरीज है ना, पटवार की टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है। पटवार की टेस्ट सीरीज की 2 अलग अलग कोचिंग से, 2 या 3 अलग अलग कोचिंग से आपको प्रैक्टिस करनी है अगर सिलेक्शन को इंश्योर करना है तो। नरेंद्र सर हमेशा आपसे कहते ही रहते हैं कि टेस्ट जितनी ज्यादा कोचिंग के लगा सको उतनी ज्यादा कोचिंग्स के लगा लो। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी तक अगर क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, NR21 कूपन कोड यूज कर लेना, 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपन इस सेशन को एंड करते हैं। अब अपन नेक्स्ट मिलेंगे अपनी साइंस की क्लास के अंदर। इसके बाद आपको साइंस की मानव शरीर की कंप्लीट क्लास मिलने वाली है। 3 क्लासेस साइंस की आएगी, उसके बाद में मैराथन क्लासेस और मिलेगी आपको 5-5, 6-6 घंटे की, जिसमें अपन पिछले 7-8 महीनों का पूरा करंट अफेयर्स एक ही क्लास में नेशनल करंट अफेयर्स पटवार को टारगेट करके कवर करेंगे। और एक क्लास साइंस की लेकर के आएंगे जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक NCERT पर आधारित साइंस के अपन उस एक ही क्लास में 5-6 घंटे की क्लास में कवर करेंगे। आप लोग क्लास अब साइंस और करंट की मैराथन लाइव चाहते हो या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहते हो, कमेंट करके बता देना। जिन लोगों के ज्यादा जवाब होंगे उसी प्रकार से हम क्लास को आगे शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।